हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एनसीईआरटी वाला एंड दिस इज यशिका मैम। और आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा लेक्चर नंबर 3 फॉर द सेम चैप्टर दैट वी हैव स्टार्टेड, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो बेटा आपको साथ साथ पढ़ना है, बैकलॉग मत क्रिएट करना, ठीक है। आपको पता है कब कब लेक्चर्स आते हैं, तो टाइमिंग्स का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिविजन करके नेक्स्ट लेक्चर को देखना, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। तो हमने लास्ट के 2 लेक्चर्स में क्या पढ़ चुके हैं, हम ये पढ़ चुके हैं कि हमें पता चल चुका है दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ग्रिफिथ जी ने भी किए थे। फिर उस एक्सपेरिमेंट का बायोकेमिकल प्रूफ किसने दिया था? एवरी मैकलॉड एंड मैककार्टी ने। बट इनके एक्सपेरिमेंट के बाद बहुत सारे लोग संतुष्ट नहीं थे, तो हर्शे एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट देकर के बिल्कुल साबित कर दिया कि प्रोटीन का पत्ता कट चुका है, प्रोटीन रेस से बाहर हो चुका है, अब बचा है डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। बट व्हाट अबाउट आरएनए? व्हाट अबाउट आरएनए? आरएनए का तो किसी ने डिस्कशन ही नहीं किया। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी एनसीईआरटी कहती है, डीएनए वर्सेस आरएनए, ठीक है। तो ये देखो, ये मीम तो सबने देखा होगा, है ना। तो बस इतना ही डिफरेंस है। आरएनए देखो सिंगल स्ट्रैंड, डीएनए डबल स्ट्रैंड, ठीक है। तो डीएनए वर्सेस आरएनए देखोगे तो मैं ये एक इमेज जरूर दिखती है, बट हम इतने ही डिफरेंस हमारा काम तो चलेगा नहीं। आओ देखो, अगर स्ट्रक्चरल डिफरेंस देखोगे तो बहुत सारे स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। देखो डीएनए डबल स्ट्रैंड दिखा रखा है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड। बेटा आरएनए भी डबल स्ट्रैंड हो सकते हैं, डीएनए भी सिंगल स्ट्रैंड हो सकते हैं, बट जनरली वी से डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। अब ये देखो, ये डबल स्ट्रैंड बना हुआ है, ये सिंगल स्ट्रैंड बना हुआ है। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है, यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रही है। बैकबोन यहाँ पे भी शुगर फॉस्फेट का होगा, यहाँ पर भी शुगर फॉस्फेट का होगा, बट यहाँ पे जो शुगर होता है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो शुगर होता है वो राइबोज शुगर होता है, जैसा मैंने आपको बताया था। यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेसेस होंगे वो कौन कौन से होंगे बेटा डीएनए में? साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन। बेटा ये 3 तो कॉमन है, ये 3 डीएनए में भी होंगे, आरएनए में भी होंगे। एक नाइट्रोजन बेस जो अनकॉमन है, दोनों में अलग अलग है। डीएनए में थाइमीन प्रेजेंट होता है, पिरिमिडिन इट इज, इसलिए एक ही डब्बा है, ठीक है। और यहाँ क्या प्रेजेंट होता है बेटा? यूरासिल भी प्यूरिडिन है, ठीक है। पिरिमिडिन है, ठीक है। और ये इसमें भी एक डब्बा है। आप देखो इसमें सबका स्ट्रक्चर्स भी दिया है, बट आपको इतना स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ना है, बस आपको इतना पढ़ना है कौन प्यूरिन है कौन पिरिमिडिन है। प्यूरिन 2 डब्बे वाला होता है, ये देखो 2 डब्बा मतलब प्यूरिन, एक सिंगल डब्बे वाले पिरिमिडिन। तो ये डिफरेंस है। इसी डिफरेंस को एनसीईआरटी ने एनालाइज किया है और इस एनालिसिस के बेसिस पर बताया है कि डीएनए ज़्यादा अच्छा जेनेटिक मटेरियल है, ज़्यादा बेहतर जेनेटिक मटेरियल है, और जो बेहतर होगा, जो बेटर होगा, उसी को तो तुम प्रेफर करोगे, है ना। तो चलो और डिस्कस करते हैं कि क्या ऐसा खास बात है डीएनए में जो आरएनए में नहीं है, ठीक है, या वाइसी वर्सा कह सकते हो। आ जाओ, तो पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, उसके बाद अपने कंक्लूजन पर आएंगे। ये देखो, सबसे पहले देखो हेडिंग आप क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हम बार बार बोल रहे हैं कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, तो सच में उसके पास कोई प्रॉपर्टीज होगी ना, तभी तो उसको दर्जा दिया जा रहा है। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है डीएनए वर्सेस आरएनए, दैट मींस वी आर गोइंग टू कंपेयर डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फोरगोइंग डिस्कशन इट इज नाउ क्लियर दैट जो डिबेट था बिटवीन प्रोटीन एंड डीएनए वो तो सॉल्व हो गया ना बेटा। क्यों सॉल्व हो गया? पहले सबको लड़ाई लगती थी किसके बीच में? डीएनए वर्सेस प्रोटीन। बट अब हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट के बाद ये तो क्लियर हो गया था कि प्रोटीन कैन नॉट बी जेनेटिक मटेरियल। क्यों? क्योंकि प्रोटीन बेटा होस्ट के अंदर गया ही नहीं था, ठीक है। तो प्रोटीन तो बिल्कुल रेस से बाहर हो चुका था, और डीएनए अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था किसने? हर्शे एंड चेज ने। unequivocal proof by Hershey and Chase, that DNA is what? DNA is genetic material. DNA ही genetic material है, DNA is genetic material, यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है that DNA as a genetic material was unequally resolved from Hershey and Chase experiment. It became an established fact that DNA act as genetic material. इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चल चुका था, बट बहुत सारे ऐसे वायरसेस होते हैं बेटा, HIV वायरस, ठीक है, बैक्टीरियोफाज आपने पढ़ा था शुरुआत में, जहाँ पर
5174 बैक्टीरियोफाज, वो कैसा बैक्टीरियोफाज है? वायरस होता है उसमें, सॉरी आरएनए होता है उसमें। बेटा अगर आपको ऐसा लगता है कि हर वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है तो लेट मी वेरी क्लियर, नहीं पहले भी बताया, देयर आर सर्टेन वायरसेस फॉर एग्जांपल HIV, दे हैव आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। दैट मीन्स हम ये कैसे कह सकते हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है? देखो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बट कुछ वैसे वायरसेस जरूर हैं जहां पर आरएनए कैन आल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, जैसे देखो एनसीईआरटी भी लिखती है। However, it is subsequently became clear that in some viruses, RNA is the genetic material. For example, 11th क्लास में पढ़ा है ना, टोबैको मोज़ाइक वायरस RNA जेनेटिक मटेरियल होता है, क्यूबी बैक्टीरियोफाज RNA जेनेटिक मटेरियल होता है। हमारी एनसीईआरटी 11th क्लास में कहती है ज्यादातर बैक्टीरियो के फाज के पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाला जेनेटिक मटेरियल होता है, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, ठीक है, जैसे क्यूबी बैक्टीरियोफाज इज वन ऑफ द एक्सेप्शन, के पास आरएनए होता है। आगे देखो क्या लिखा हो, आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चंस सच एज व्हाई डीएनए इज द प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल, क्यों है भाई? वेयर एज आरएनए परफॉर्म्स डायनेमिक फंक्शंस ऑफ मैसेंजर, अभी बोला था ना मैसेंजर आरएनए होता है, अगर मैसेंजर आरएनए नहीं बनता तो प्रोटीन बन पाता? नहीं बन पाता। तो एनसीईआरटी कहती है कि आखिरकार डीएनए को ही प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल क्यों मान रहे हैं, जबकि आरएनए कितना इंपॉर्टेंट काम करता है? इट एक्ट एज मैसेंजर, यस, एमआरएनए मैसेंजर की तरह काम करता है। आगे पढ़ोगे एक टीआरएनए के बारे में, ये एडाप्टर की तरह काम करता है। अगर ये ना हो तो अमीनो एसिड्स को कौन लेकर के आएगा, प्रोटीन की चेन कौन बनाएगा, ठीक है। हैज टू बी फाउंड फ्रॉम द डिफरेंसेस बिटवीन केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द टू न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स। इन्होंने कहा है इस पैराग्राफ में कि ये सब तो हमें पता चल चुका है कि डीएनए इज द प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल, जबकि आरएनए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, लाइक मैसेंजर की तरह एक्ट करता है, अडेप्टर की तरह एक्ट करता है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि व्हाई डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, तो उसके लिए आपको केमिकल स्ट्रक्चर दोनों का कंपेयर करना पड़ेगा, और जैसे तुम कंपेयर करोगे तुम्हें रीजन पता चल जाएगा कि व्हाई डीएनए इज द प्रिफर्ड जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। एनसीईआरटी फिर इसके बाद बेटा कुछ लाइंस लिखवाती है कि क्या क्राइटेरिया होने चाहिए एक जेनेटिक मटेरियल किसी को कहने के लिए। तो अब मैं आपको रीड आउट करती हूँ, ये देखो, ये आपका अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ये क्वेश्चन बन जाएगा बेटा, और ये सारे इसके आंसर हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्राइटेरियाज लिखो किसी एक मॉलिक्यूल के जेनेटिक मटेरियल होने के, तो ये ही 4 क्राइटेरियाज आएंगे, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, ठीक है। जो अपना रेप्लिकेशन करा पाए वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, वो हमारा हो जाएगा जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए भी करा सकता है, आरएनए भी करा सकता, कौन नहीं करा सकता, प्रोटीन नहीं करा सकता। प्रोटीन फिर से रेस से देखो बाहर है। दूसरा क्या है, इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। डीएनए ज्यादा स्टेबल होते हैं, आरएनए नहीं, क्योंकि आरएनए हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है, इसी वजह से आरएनए आउट। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, मतलब म्यूटेशन हो, बिकॉज म्यूटेशन आर इवोल्यूशनर, उनका इवोल्यूशन इंपॉर्टेंस होता है बेटा। तो स्लो म्यूटेशन अच्छा होता है, लेकिन आरएनए बहुत ज्यादा म्यूटेट करता है, जो कि गड़बड़ है, ठीक है। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन फैक्टर्स। चलो ये तो दोनों कर जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये 4 क्राइटेरियाज हैं किसी मॉलिक्यूल को क्या करने के लिए, जेनेटिक मटेरियल कहने के लिए। तो यहां से हमें ये पॉइंट पता चलता है बेटा कि सिंस डीएनए इज मोर स्टेबल, therefore it is preferred genetic material, it is preferred genetic material। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या ये क्वेश्चन आ रहा होगा, what makes DNA stable, what makes DNA stable and RNA unstable? ऐसा क्या है बेटा, ये देखो, डीएनए स्टेबल होता है, नंबर 1, देयर इज नो एक्स्ट्रा, ऐसे एक्स्ट्रा मत लिखो, देयर इज नो फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप present at
कार्बन नंबर 2 पोजीशन। अगर आप डीएनए का स्ट्रक्चर देखोगे, ये देखो डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए के स्ट्रक्चर में दिस इज दी 2 प्राइम कार्बन, दिस इज 1 प्राइम, दिस इज 2 प्राइम, दिस इज 4 प्राइम, दिस इज 5 प्राइम। तो 2 प्राइम पर आप देखो यहाँ पर कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, जबकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आरएनए के पास ये फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। यही इसको क्या बनाता है बेटा? लबाइल। लबाइल मतलब रिएक्टिव एंड डिग्रेडेबल। एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग बेटा, इनके पास ये जो OH है ना, यही इनको रिएक्टिव बनाता है, यही इनको डिग्रेडेबल, हाईली रिएक्टिव बनाता है, जिसकी वजह से इनको प्रेफर नहीं किया है डिग्रेडेबल। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। तो ये चीज और लिखते हैं हम, ठीक है। तो ये एक केमिकल डिफरेंस है। जबकि आरएनए के पास, आरएनए अनस्टेबल क्यों है? बिकॉज दे हैव फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप present at C2 position. This make RNA more labile and degradable. ठीक है। और क्या डिफरेंस है? यहां पर बेटा थायमीन इज प्रेजेंट, थायमीन प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ यू। कहते हैं थायमीन इनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। यहां है थायमीन, नहीं है। यूरासिल इज प्रेजेंट, दूसरा रीजन इनके स्टेबल ना होने का। और तीसरा रीजन क्या है बेटा? दे म्यूटेट एट स्लो रेट। डीएनए ज्यादा स्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी का प्रूफ किसने दिया था? स्टेबिलिटी प्रूफ ऑफ डीएनए गिवन बाय ग्रिफिथ। क्योंकि ग्रिफिथ ने बेटा भले एस स्ट्रेन को हीट कर दिया था, पर उसका डीएनए देखो खराब नहीं कर पाया था। वही डीएनए जब आर के पास गया था तो उसी डीएनए आर को एस में कन्वर्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया। दैट मीन्स डीएनए का कुछ कोई नहीं बिगाड़ पा रहा, दैट मीन्स वो स्टेबल है। और ये हमें ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से ही पता चल पाया था, ठीक है। यहां पर हम उल्टी बात करें तो ये म्यूटेट एट वेरी फास्ट रेट, एट वेरी फास्ट रेट, ठीक है। और क्या? ये लेस स्टेबल होते हैं सिंस दे आर हाईली रिएक्टिव। तो अगर डिफरेंस पूछा जाए तो ये डिफरेंस भी लिख दोगे, ठीक है। देखो रेप्लिकेशन तो ये भी करा सकते हैं, डीएनए एंड आरएनए बोथ कैन अंडरगो रेप्लिकेशन। सिर्फ प्रोटीन रेप्लिकेशन नहीं करा सकता, इसलिए प्रोटीन किसी का जेनेटिक मटेरियल नहीं है। किसी का भी है? नहीं है। आरएनए किसी का जेनेटिक मटेरियल तो है, प्रोटीन किसी का भी नहीं है, बिकॉज दे कैन नॉट अंडरगो रेप्लिकेशन, ठीक है। तो प्रोटीन बिल्कुल ही साफ हो गया यहां से। अब बचा है सिर्फ रेस किसके बीच में? डीएनए और आरएनए की। आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल एक्ट कर सकता है, डीएनए भी कर सकता है, पर दोनों में ज्यादा बेहतर कौन है? डीएनए, बिकॉज डीएनए कम रिएक्टिव है, ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। ओके, अब मैं आपको एनसीईआरटी रीड करा देती हूँ। ये देखो क्या लिखा हुआ है। ये जो भी हमने ऊपर क्राइटेरिया लिखा उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इफ वन एग्जामिन्स ईच रिक्वायरमेंट वन बाय वन, 4 पॉइंट्स लिखे ना, 4 रिक्वायरमेंट है जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए। अगर हम हर रिक्वायरमेंट को एक एक करके एग्जामिन करते हैं, बिकॉज ऑफ रूल ऑफ बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंटारिटी, दोनों न्यूक्लिक एसिड चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हैव एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन, मतलब रेप्लिकेशन करा सकते हैं। क्योंकि बेटा अगर आपको एक डीएनए का स्ट्रैंड पता है कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर सी है, तो आप दूसरे स्ट्रैंड नहीं पता कर पाओगे, इनका रेप्लिकेशन नहीं करा पाओगे। कैसे होगा? यहाँ आ जाएगा टी, यहाँ आ जाएगा ए, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी। तो कॉम्प्लीमेंट्री रूल चलता है डीएनए में भी आरएनए में भी, तो रेप्लिकेशन कराना इजी है, प्रोटीन का नहीं करा सकते। तो पहले पॉइंट को देखोगे तो डीएनए कैन अंडरगो रेप्लिकेशन,
RNA can undergo replication, protein cannot do replication, protein cannot do replication। तो प्रोटीन गायब, खत्म। यहां से आगे देखो क्या लिखा हुआ है। अदर मॉलिक्यूल्स इन द लिविंग सिस्टम सच एज प्रोटीन्स फेल टू फुलफिल फर्स्ट क्राइटेरिया इटसेल्फ। पहले क्राइटेरिया में फेल हो गया बेटा ये, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ, बहुत स्टेबल होना चाहिए, नॉट टू चेंज with the different stages of life cycle, age या with change in physiology of the organism। बेटा अगर हमारे पास DNA है तो हमारा एज होगा तो क्या चेंज हो जाना चाहिए उसको? तुम अगर ऐसा होता तो बेटा हम तो पता नहीं कौन कौन से डिजीजेस से जूझ चुके होते हैं ना। तो जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होना चाहिए, कोई भी अंदर फिजियोलॉजी चल रही हो, कोई भी एज हो, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो कौन नहीं चेंज होता? DNA। कौन प्रूव दिया था? ग्रिफिथ। ये देखो लिखा हुआ है, Stability as one of the properties of genetic material was very evident in Griffith's experiment। लिखा है ना हमने, ठीक है। Griffith's transforming principle itself that heat which killed the bacteria at least did not destroy some of the properties of genetic material। हीट कर दिया बट जेनेटिक मटेरियल प्रॉपर्टी को वो नहीं डिस्ट्रॉय कर पाए, तभी तो वही जेनेटिक मटेरियल ने जाकर के ट्रांसफॉर्मेशन की है, ठीक है। This now can be easily explained in the light of the DNA that the two strands being complementary, ये जो दो स्ट्रैंड से कॉम्प्लीमेंट्री हैं, A पेयर कर रहा है T के साथ 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड के साथ, T पेयर कर रहा है A विद द 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, G पेयर कर रहा है C विद द 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, C पेयर कर रहा है विद द G विद द 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। ये चाहो तो जो DNA के दो स्ट्रैंड्स हैं ना, आप इनको सेपरेट कर सकते हो, हीट वगैरह करके मेल्ट हो जाते, डीनेचर हो जाते, सेपरेट हो जाते। देखो क्या लिखा हुआ है, अगर तुम दो स्ट्रैंड को सेपरेट कर देते हो हीट करके, वो वापस से पास पास आ जाते हैं। दे कम टुगेदर व्हेन एप्रोप्रिएट कंडीशंस आर प्रोवाइडेड। ये भी क्या दर्शा रहा है? स्टेबिलिटी, ठीक है। फर्दर और क्या चीजें हैं? सेकेंड पोजीशन पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है RNA में, और ये OH ग्रुप काफी रिएक्टिव ग्रुप है जो RNA को लबाइल और डिग्रेडेबल बना देता है, जो हमने लिखा। इसी OH की वजह से जो एक्स्ट्रा OH सेकेंड पोजीशन पर प्रेजेंट होता है, यही उसको बहुत ज्यादा रिएक्टिव बना देता है। RNA is also now known to be catalytic। Yes, RNA can act as catalyst। ठीक है, आप पढ़ोगे राइबो एंजाइम्स के बारे में इसी चैप्टर में, तो कैटलिस्ट आपको पता है रिएक्टिव होंगे ही, ठीक है। तो RNA if can act as catalyst, it is highly reactive। इन सब कारणों की वजह से DNA केमिकली लेस रिएक्टिव होता है, स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल होता है जब इसको कंपेयर करो RNA से। देयरफॉर अमंग द टू न्यूक्लिक एसिड्स, दोनों में से किसको प्रेफर करना चाहिए? DNA को। किसको प्रेफर करना चाहिए? DNA को। तो ये सारी बातें हमने पॉइंट्स में लिख दी थी कि क्या RNA को अनस्टेबल बनाता है और क्या DNA को स्टेबल बनाता है। आप एक और चीज ऐड कर सकते हो कि ये कैटालिटिक होते हैं, देयरफॉर रिएक्टिव, ठीक है। ओके, तो हमने ये सब तो देख लिया। अब देखो हमारी टॉपिक जो नेक्स्ट है NCERT का, दैट इज RNA वर्ल्ड। RNA वर्ल्ड हमें क्या समझाता है, क्या बताता है RNA वर्ल्ड? नाम से पता तो चल रहा होगा, RNA की दुनिया। अभी हम बोल रहे थे RNA अच्छा नहीं है, और दूसरे ही पल हम बात करने लग रहे हैं RNA वर्ल्ड की। वाई? तो इसलिए डिस्कस करना ज़रूरी है बच्चा RNA वर्ल्ड को, बिकॉज यू विल बी सरप्राइज्ड कि हम भले ज़रूर बोल रहे हैं कि ये प्रिफर नहीं किया गया है, प्रिफर ना करने के बड़े सारे रीजंस है जो हमने पढ़ लिए। But yes, this was the first genetic material to be discovered. Yes, this was the first nucleic acid to be discovered. ठीक है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? आपने एवोल्यूशन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, लिखा हुआ है NCERT में ये बात। दूसरी बात ये कि बहुत सारे एसेंशियल प्रोसेसेस हैं, ऑल एसेंशियल प्रोसेसेस like metabolism, ट्रांसलेशन, प्रोटीन का बनना, स्प्लाइसिंग, इंट्रॉन्स का रिमूवल होना, डिटेल आगे पढ़ोगे, एक्सेट्रा, रिवॉल्व
अराउंड आरएनए, ठीक है, जो ये प्रूफ करता है इंपॉर्टेंस ऑफ आरएनए, ठीक है। बट आपको पता है आरएनए जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ और क्या है बेटा, आरएनए जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ और क्या है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल तो है, आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट, अभी पढ़ाया था ना एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट में। कैटलिस्ट होने की वजह से इट इज रिएक्टिव, एंड रिएक्टिव होने की वजह से इट इज अनस्टेबल, क्योंकि आरएनए सबसे पहला न्यूक्लिक एसिड था जिसको डिस्कवर किया गया। आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह भी एक्ट कर सकता था, बट क्योंकि आरएनए कैटलिस्ट था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रिएक्टिव बन जाता था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अनस्टेबल था, देयरफॉर certain modifications has been done, certain modifications has been done and DNA was evolved, ठीक है। पहले हमने ये क्या कहा कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं लाइक मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, दे हैव इवॉल्व्ड अराउंड किसके, आरएनए के। ये सबूत देते हैं कि आरएनए सबसे पहला था। अब आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह रिएक्ट कर सकता था, बट आरएनए क्योंकि अनस्टेबल था, आरएनए में ही हम खुद ने कुछ मॉडिफिकेशंस कराए हैं जिससे डीएनए बना। लो बेटा, हम जिसको बहुत बड़ी उपाधि दे करके बैठे थे, पता चला वो तो आरएनए से ही बना है। क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि वो ये स्टेबल नहीं था, ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर आपको कोई चीज स्टोर करनी है, अगर आपको जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करनी है, तो आप किसको प्रेफर करोगे, जो स्टेबल है, जो अनस्टेबल है? ऑब्वियसली जो स्टेबल है। तो कौन स्टेबल है, डीएनए इज स्टेबल, लेकिन डीएनए अपने आप को प्रोटीन के फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो अगर आपसे पूछा जाए अपनी इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाना है तो किसको प्रेफर करोगे, तो आरएनए को करोगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हो फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन which is preferred, DNA is preferred, क्योंकि डीएनए स्टेबल होता है, रिएक्टिव नहीं होता, म्यूटेट कम करता है, थाइमीन प्रेजेंट होता है, सारे रीजन हमने लिखे हुए हैं। और अगर आपकी इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचानी है, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तो कौन प्रिफर किया जाता है बेटा, तब आरएनए इज प्रिफर्ड, ठीक है। तो हमने सारा इंट्रोडक्टरी सेक्शन कंप्लीट कर लिया, सारा कुछ डिस्कस कर लिया, कौन जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, आरएनए को क्यों रिजेक्ट कर दिया गया, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। अब धीरे धीरे हम सारे एक प्रोसेस पढ़ेंगे बेटा, रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। सो वी विल स्टार्ट वेरी फर्स्ट थिंग विद द रेप्लिकेशन। क्या होता है बेटा रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए का बनना इज रेप्लिकेशन, ठीक है। अब डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, इसके लिए एक स्कीम प्रपोज की गई। वो स्कीम नहीं चलती बाय 2 get 1 फ्री, बाय 1 get 1 फ्री, उस प्रकार की कोई स्कीम प्रपोज की गई थी। किसने प्रपोज किया था बेटा, उन्हीं साइंटिस्ट ने जिन्होंने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए का एक्सप्लेन किया था, ठीक है। क्या कहता है ये स्कीम, ये स्कीम ये कहता है during the process of replication, during the process of replication, during the process of replication, two strands of DNA separate, दोनों स्ट्रैंड डीएनए के सेपरेट कर जाते हैं, एंड एक्ट एज टेम्पलेट, किसकी तरह एक्ट करने के लिए, एज टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, वो जरिया जिसको इस्तेमाल करके अब नया स्ट्रैंड बनने वाला है, ठीक है। 2 न्यू डॉटर स्ट्रैंड्स, न्यू डॉटर स्ट्रैंड्स आर फॉर्म्ड। बट क्या ये जो नए डॉटर स्ट्रैंड बनेंगे वो 100% न्यू होंगे, सोचो क्या वो 100% न्यू होंगे, नहीं, 100% न्यू नहीं आएगा बेटा। क्या आएगा, मैं लिखती हूं,
after the completion of replication, after the completion of replication, after the completion of replication, each DNA will have one parental strand and one newly synthesized strand ठीक है, एक पेरेंटल होगा और एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होगा। दैट मीन्स पेरेंट्स से जब डॉटर स्ट्रैंड्स बन रही हैं तो पूरा का पूरा पेरेंटल स्ट्रैंड कंजर्व नहीं है। अगर पेरेंटल 100% है तो सिर्फ 50% ही कंजर्व रहता है नेक्स्ट जनरेशन में। इसको हम क्या कहते हैं? इसी स्कीम को हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव, सेमी मतलब आधा, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। डायग्राम से भी समझ लेते इसका मतलब क्या है। ये देखो, मान लो ये तुम्हारे पास क्या है बेटा, दिस इज योर एक पेरेंटल स्ट्रैंड, और पेरेंटल स्ट्रैंड का कलर मैंने क्या लिया हुआ है? ग्रीन। ठीक है, जब ये पेरेंटल स्ट्रैंड चाहेगा कि इसके डॉटर स्ट्रैंड्स बन जाए, मतलब अपनी कॉपी बनाना चाहेगा, कॉपी डीएनए इस एक ही प्रोसेस के थ्रू बना सकता है, जैसे रेप्लिकेशन, जैसे रिप्रोडक्शन का एक जरिया है ऑर्गेनिज्म का जो नंबर इंक्रीज करने का। डीएनए को अगर अपनी कॉपी बनानी, नंबर इंक्रीज करना, तो उसको रेप्लिकेशन कराना पड़ेगा। रेप्लिकेशन कैसे कराता है? अभी इसके पास ये स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड है, अभी जुड़े हुए हैं हेलिकली। कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है बेटा इनके बीच में? हाइड्रोजन बॉन्ड लगा। अगर मान लो यहाँ ए है, यहाँ टी है, ठीक है, और ये दोनों स्ट्रैंड जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो सबसे पहले इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हैं। देखो, डिटेल प्रोसेस एप्लीकेशन का अलग से पढ़ोगे, इसमें नहीं पढ़ा रही, इसमें भी सिर्फ मैं स्कीम समझा रही हूँ। तो सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है और ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। तो सेपरेट कर दो, स्ट्रैंड कर दिया सेपरेट। ठीक है, अब क्या होता है? मान लो अगर इसके पास ए था, जैसे मैंने अभी लिखा, ठीक है, तो ए और टी अब अलग अलग हो गए। आपको पता है डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है, आरएनए का जब कॉपी बने, रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री चलता है। तो बड़ा इजी हो जाता है ये गेस करना कि जो नया स्ट्रैंड आएगा उसके ऊपर कौन सा बेस पेयर होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये अब सिंगल स्ट्रैंड हो चुका है, तो अपनी कॉपी जनरेट करेगा, तो कॉपी किस बेसिस पे जनरेट करेगा? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। दैट मीन्स अगर ए है तो क्या आ जाएगा? टी। मान लो यहाँ जी होता तो क्या आ जाता? सी। इस तरीके से इन्होंने अपनी कॉपी बना ली, रेप्लिका बना लिया। ठीक है, यहाँ पे भी टी है तो जो नया स्ट्रैंड बनेगा वहां यहाँ पर क्या आएगा? ए। अगर यहाँ पर जी है तो यहाँ क्या आएगा? सी। इस तरीके से ये भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का इस्तेमाल करेंगे और नया स्ट्रैंड बन जाएगा। तो ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, डॉटर डीएनए, और ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, डॉटर डीएनए। अब अगर एक डॉटर स्ट्रैंड को देखो तुम, ये एक डीएनए है, एक डॉटर डीएनए, इस डॉटर डीएनए में क्या पूरा का पूरा ग्रीन स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है? पूरा का पूरा पेरेंटल स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है? नहीं। इसमें देखो सिर्फ यही पेरेंटल स्ट्रैंड है, यही पेरेंटल स्ट्रैंड है, और ये वाला क्या है? न्यूली सिंथेसाइज्ड। ये क्या है? न्यूली सिंथेसाइज्ड, है ना। तो 50% ये है और 50% ये, दो स्ट्रैंड है ना टोटल। आउट ऑफ 2 पेरेंटल कितने हैं? 1। आउट ऑफ 2 न्यूली कितने हैं? 1। 50% ही हुआ ना। तो हर जनरेशन में घटता चला जाता है। अगर अब इनके बच्चे आएंगे तो पेरेंटल सिर्फ 25 रह जाएंगे, 25%। इन ये वाले जो दो अब आगे जाएंगे तो पेरेंटल 25, उससे आगे जाएंगे तो 12.5, 12.5 का भी आधा, मतलब हर जनरेशन में धीरे धीरे आधा आधा घटता चला जाएगा। इसीलिए इस ऐसे मोड को हम सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। यही बताया था वॉटसन एंड क्रिक ने। बट इन्होंने तो बस स्कीम दे दी, प्रपोज कर दिया, मुंह से बोल दिया। प्रूफ किसने दिया था? एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया था बेटा, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। ठीक है, इसके लिए 2 साइंटिस्ट आए पिक्चर में। एक का नाम क्या था? मिसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और दूसरे कौन थे बेटा? टेलर इटाल। इटाल का मतलब क्या होता है बेटा? कोवर्कर, जिनके साथ काम कर रहे होंगे, कोलीग्स।
इनके और इनके एक्सपेरिमेंट में डिफरेंस क्या था मैं बताती हूँ आपको। दोनों ने ही सेम बातें प्रूव की थी, बट इन्होंने प्रोकैरियोट्स में किया था, इन्होंने यूकैरियोट्स में किया था। ठीक है, तो इन्होंने यूज्ड प्रोकैरियोटिक डीएनए टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, और इन्होंने यूज किया था हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। क्या होता है बेटा हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन? 15N। नॉर्मल 14N होता है, 14N। टेलर इटाल ने क्या यूज किया था? ही यूज्ड विशिया फाबा बीन्स, फाबा बीन्स। अब बीन्स क्या है बेटा? प्लांट है। दैट मीन्स इन्होंने क्या यूज किया? यूकैरियोटिक डीएनए। इन्होंने यूकैरियोटिक डीएनए के साथ एक्सपेरिमेंट किया था ये प्रूव करने के लिए कि इनके में भी डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मोड को अपनाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। दे डिड नॉट यूज हैवी आइसोटोप। इन्होंने हैवी आइसोटोप इस्तेमाल नहीं किया था बेटा, दे यूज रेडियो एक्टिव आइसोटोप, यूज रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ये फर्क था, ये कुछ डिफरेंसेस हैं। बट आपकी एनसीईआरटी बेटा इनकी बातों को सिर्फ लिखती है, प्रूफ करके नहीं दिखाती। मतलब आपको नहीं दिखाया गया है इनका एग्जाम्पल लेकर, इनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, कैसे प्रूफ किया, सब कुछ इनका दिया हुआ है। तो हम भी इनका ही पढ़ेंगे बेटा, इनका से जितना एनसीईआरटी पढ़ाती है वो यही है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब डिटेल में पढ़ते हैं। आओ चलो, मेसेल्सन एंड स्टॉल ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था। ओके, तो आओ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट। जैसा कि क्योंकि मैंने आपको बताया दिस इज देयर ओनली इन दी एनसीईआरटी, इसके सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, तो एनसीईआरटी स्क्रीनशॉट भी रीड करा देंगे। अच्छा, इनका मेन एक्सपेरिमेंट लेने से पहले आई वांट टू जस्ट शो यू वन मोर डायग्राम मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट पढ़ाने से पहले, जो कि ये दिखाता है कि हमारा रेप्लिकेशन का मोड सेमी कंजर्वेटिव होता है। देख सकते हो बेटा आप ये डायग्राम, है ना? इस डायग्राम में क्या हो रहा है? सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव में हम कहते हैं ना, ये देखो पेरेंटल स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड जुड़े हुए सीट से, सीढ़ी जैसी है। ठीक है, आप देख सकते हो सारे स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्टेप्स क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्योंकि दो स्ट्रैंड्स दे आर जॉइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अगर नया डीएनए लाना है तो उसके लिए जगह तो बनाओगे ना पहले। तो क्या होता है कि ये जो पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं ये अलग अलग हो जाते हैं। देखो टूट गए, अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए। और हाइड्रो सेपरेट कब होते हैं बेटा? जब इनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाए। तो देखो लिखा हुआ है सेपरेटेड स्ट्रैंड्स। ये जो स्ट्रैंड्स सेपरेट हुए ना बेटा, अब यही एक्ट करते हैं एज अ टेम्पलेट। टेम्पलेट वो जरिया है जिसको इस्तेमाल करके नया डीएनए बनने वाला है। ठीक है, तो आप देखो ये पर्पल वाला स्ट्रैंड पेरेंटल स्ट्रैंड है। क्यों इसको पेरेंटल बोल रहे हैं? क्योंकि पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। अब इसी पर देखो क्या बन रहा है, पिंक वाला, जो कि नया स्ट्रैंड है ना? देखो पिंक वाला एक किस डायरेक्शन में बनेगा, एक किस डायरेक्शन में बनेगा। क्यों? क्योंकि टू स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। पढ़ाया था ना वाटसन एंड क्रिक मॉडल में। अब एक आप चीज देख सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया बेटा कि जब जब नया डीएनए बनेगा, रेप्लिकेशन होगा, कौन सा रूल चलता है? रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो यहां पर ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा न्यूक्लियोटाइड आएगा? टी। अगर यहां पर टी है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा? ए। इसी रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री का इस्तेमाल करके ये पूरी की पूरी चेन यहां पर बन जाएगी। सेम प्रोसेस यहां पे भी और यहां बन जाएगा। तो देखो हमारे पास दो नया डीएनए बन करके आ गया है। पर अगर तुम एक सिर्फ डीएनए का लेकर के देखोगे, एक डॉटर डीएनए का, तो आप देखो 50% सिर्फ पेरेंटल स्ट्रैंड बची है और पिंक वाली पूरी की पूरी नई स्ट्रैंड है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। ये इसलिए बताया बेटा क्योंकि आपको इससे मदद मिलेगी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो आप पढ़ने वाले हो। तो कौन सा एक्सपेरिमेंट हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में? हम पढ़ने वाले हैं बेटा मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट डिटेल में। मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट इन डिटेल। अच्छा, इसके लिए बेटा बहुत अच्छी बात है कि एनसीईआरटी ने खुद अपने सारे के सारे पॉइंट्स, जो स्टेप्स हैं, वो किस फॉर्म में लिखे हैं? पॉइंट्स के फॉर्म में लिखे हैं। तो हम उसी पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे। ये देखो सबको दिख रहा होगा, आप एनसीईआरटी देख लेना, आपको सारे के सारे नोट्स अरेंज करके मिलेंगे, तो फटाफट अच्छे से नोट्स भी बना लोगे आप।
तो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या किया गया है, आप देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ई कोलाई के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे मैंने आपको बताया। ई कोलाई को इन्होंने ग्रो किया ऐसे मीडियम में जिसमें क्या था, 15NH4Cl। क्यों? क्योंकि इन्होंने 15N इस्तेमाल किया था, इन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल नहीं किया था बेटा, इन्होंने हैवी आइसोटोप इस्तेमाल किया था, वो भी किसका, नाइट्रोजन का। तो मान लो आपके पास एक ऐसा बर्तन है आपके लैब में, मेसेल्सन एंड स्टाल जी के लैब में एक ऐसा बर्तन था, इसमें वो क्या ग्रो कर रहे थे बेटा, एक बैक्टीरिया जिसका नाम था ई कोलाई। अब ई कोलाई को तुम खाने पीने के लिए कुछ दोगे, बिल्कुल दोगे। तो ये जो न्यूट्रिएंट मीडियम था, इसके न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या था बेटा, इसके न्यूट्रिएंट मीडियम में नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन का एक सोर्स था, और वो कौन सा सोर्स था, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। बट ये जो N है ना बेटा, वो नॉर्मल आइसोटोप वाला नहीं था, नॉर्मल आइसोटोप N14 होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ये वाला जो था N, वो 15 था। दैट मीन्स दिस वाज दी हेवी आइसोटोप, दिस वॉज दी हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, और इन्होंने हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन के साथ ही काम किया। दैट मीन्स ये जो ई कोलाई इस बर्तन में ग्रो कर रहा है, ये कौन से नाइट्रोजन को इस्तेमाल करेगा, 15N। तो जब ये ई कोलाई रिप्रोड्यूस करेंगे आफ्टर रिप्रोडक्शन इन ई कोलाई की नई जनरेशन आएगी, न्यू जनरेशन विल बी फॉर्म्ड, न्यू जनरेशन विल बी फॉर्म्ड। तो ये जो नई जनरेशन आएगी ई कोलाई की, इसका डीएनए कैसा होगा, इसका डीएनए कैसा होगा बेटा, लाइट वाला नाइट्रोजन होगा उसमें या हैवी वाला। अगर बेटा इस ई कोलाई ने ऐसे मीडियम में रह करके रेप्लिकेट या रिप्रोड्यूस किया है जिसमें 15N वाला नाइट्रोजन है, तो अब जो डीएनए आएगा वो कैसा होगा, हैवी डीएनए। हैवी डीएनए मतलब इनका जो डीएनए होगा उसमें, आपको पता है ना डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड के पास नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, तो उनके पास नॉर्मल नाइट्रोजन नहीं होगा, उनके पास कैसा नाइट्रोजन होगा, हैवी, क्योंकि इनको खाने के लिए क्या दिया था, हैवी वाला नाइट्रोजन। तो दिस वुड बी हैवी डीएनए। इनके दोनों स्ट्रैंड्स में नॉर्मल नाइट्रोजन नहीं होंगे, हैवी नाइट्रोजन होंगे, दैट इज वाई इनको बोलते हैं हैवी डीएनए। मतलब ये वाला स्ट्रैंड डीएनए का भी 15N से भरा हुआ है, ये वाला भी 15 नाइट्रोजन, हैवी नाइट्रोजन से भरा हुआ है। ऐसे डीएनए को हैवी डीएनए कहते हैं, या हम इसको 15N कहते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों स्ट्रैंड, पहली दूसरी दोनों ऐसी है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, इन्होंने ई कोलाई को ग्रो किया इन अ मीडियम कंटेनिंग NH4Cl, जहां पर 15N इज द हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, और ये एक लौता सोर्स था नाइट्रोजन का जो इसको प्रोवाइड किया गया था एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मेनी जनरेशन, बहुत सारे जनरेशन तक। ऐसा क्यों किया गया, सो दैट ये 15N कंप्लीटली ई कोलाई के डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाए, तो आने वाले जो भी नए ई कोलाई हैं उनमें सिर्फ हैवी नाइट्रोजन वाला डीएनए बने और कोई नहीं। तो देखो लिखा हुआ है, द रिजल्ट वाज दैट 15N was completely incorporated into a newly synthesized DNA। ठीक है, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए में सिर्फ 15N ही भरा पड़ा था। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, एज वेल एज अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल्स कुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। अच्छा, अब घबराने की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम इस हैवी डीएनए को लाइट वाले डीएनए से सेपरेट नहीं कर सकते। लाइट डीएनए कहने का क्या मतलब है बेटा, कब एक डीएनए को हम लाइट डीएनए कहते हैं, जब उनके दोनों स्ट्रैंड्स में नाइट्रोजन कौन सा वाला हो, नॉर्मल हो। नॉर्मल मतलब वही जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो 14, तो इसको हम बोलते हैं 14N वाला डीएनए, या हम कहते हैं लाइट। वाई? बिकॉज दिस इज दी लाइट आइसोटोप। ठीक है, ये लाइट आइसोटोप है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि तुम अगर आपको डिफरेंस करना तो डिफरेंस नहीं कर पाओगे, डिफरेंस कर लोगे बड़े आसानी से सेंट्रीफिकेशन करके। सेंट्रीफिकेशन आपको पता है, आपको बताया गया है, सुना है आपने पहले भी। तो सेंट्रीफिकेशन में क्या करते हैं, जो भारी चीज होती है वो नीचे बैठ जाती है बिकॉज ऑफ द हैवी डेंसिटी, और जो लाइट चीज होती है वो फ्लोट कर रही होती है, ऊपर मिलती है आपको। ठीक है, जिस प्रकार से उनका फेट होगा डेंसिटी के बेसिस पर। तो ऑब्वियसली ये लाइट है तो ये बैठेगी नहीं, ये ऊपर कहीं मिलेगी, और ये नीचे डेंसिटी इनकी हाई है तो ये सेंट्रीफिकेशन ट्यूब में सबसे नीचे की तरफ मिलते हैं।
ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि बड़े आसानी से आप सेंट्रिफिकेशन का इस्तेमाल करोगे। कौन सी सेंट्रिफिकेशन? सीजियम क्लोराइड सेंट्रिफिकेशन, क्योंकि ये डेंसिटी का इस्तेमाल करके बैंड बना लेते हैं। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो सेंट्रिफिकेशन ट्यूब में उतना ही नीचे दिखाई देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेंट्रिफिकेशन ट्यूब। मैं आपको एक रेफरेंस बता देती हूँ, एक्सपेरिमेंट भी पढ़ाऊंगी। क्योंकि ये हैवी है, इस डीएनए का बैंड आपको नीचे की तरफ मिलेगा, ये बैंड के फॉर्म में अपीयर होंगे और इसीलिए सीजियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये वाली बैंड किसकी मिलेगी बेटा आपको? हैवी डीएनए की। ठीक है, क्यों नीचे की तरफ मिल रही है? बिकॉज इस डीएनए में 15N था जो हैवी था डेंसिटी वाइज, इसलिए नीचे सेटल हो गया है। 15N वाले आपको कहां पर मिलेंगे? सॉरी 14N वाले आपको कहां पर मिलेंगे? लाइट है तो ये आपको यहां पर कहीं ऊपर की तरफ दिखाई देंगे, तो ये क्या होगा? लाइट डीएनए। तो आप देखो बड़े आसानी से लाइट डीएनए को हैवी से सेपरेट कर लिया गया विद द हेल्प ऑफ अ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। प्लीज नोट दैट 15N इज नॉट अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। मैंने आपको पहले ही बता दिया, इन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप के साथ काम नहीं किया था। दे जस्ट यूज्ड अ हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन एंड इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम 14N ओनली बेस्ड ऑन डेंसिटी। पहले पूरी कहानी बता देते हैं कि डेंसिटी के बेसिस पे आप सेपरेट कर सकते हो, बट ठीक है आपके लिए इतनी ही नॉलेज काफी है बेटा। ठीक है, और आगे देखो क्या लिखा हुआ है। जब ये ऐसे इकोलाई को पहले 15N वाले में ग्रो कर लेते हैं, जब ये वाला डीएनए बनकर के तैयार हो जाता है, हेवी डीएनए बनकर के तैयार हो जाता है, अब इस वाले डीएनए को, ऐसे इकोलाई वाले डीएनए को उठा करके रख देते हैं नॉर्मल मीडियम में। नॉर्मल मीडियम मतलब अब उसके पास नॉर्मल आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन होगा, या आप कह सकते हो अब उसके पास 14N वाला नाइट्रोजन होगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है। Then they transferred the cells into a medium with normal NH4Cl and took samples at various definite intervals. हर 20 मिनट पहले ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर करने के बाद हर 20 मिनट के बाद इंटरवल के बाद वो ई कोलाई को एक्सट्रैक्ट करके स्टडी करते थे। 20 मिनट का ही टाइम क्यों लेते थे बेटा? क्योंकि ई कोलाई 20 मिनट में रेप्लिकेट कर जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है। एंड एक्सट्रैक्टेड द डीएनए दैट रिमेन्ड एज डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स। ठीक है, 20 मिनट क्यों ले रहे थे? क्योंकि उतने में रेप्लिकेट कर जाता है। द वेरियस सैंपल्स वर सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली। जो भी वो डीएनए का सैंपल एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, फिर वो उनको डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन के बेसिस पर सेपरेट करके देख रहे थे कि आने वाला जो नया डीएनए है वो हैवी है या लाइट वाला है या बीच बीच का है। ठीक है, कौन सा ग्रेडियंट इस्तेमाल कर रहे थे? सीजियल क्लोराइड ग्रेडियंट्स टू मेजर द डेंसिटी ऑफ डीएनए। अब ये तो इन्होंने क्या बताया बेटा? ये इन्होंने बताया अपना एक्सपेरिमेंट कैसे किया है ना। अभी मैं आपको कंक्लूजन नहीं बताऊंगी, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी कि क्या एनसीईआरटी कहती है। एनसीईआरटी ने क्या कहा? पहले उन्होंने ग्रो कर लिया, ग्रो करने के बाद आपको मिल गया हैवी डीएनए। क्या मिल गया बेटा आपको? आपको मिल गया हैवी डीएनए। दिस was placed in medium containing normal isotope. नॉर्मल आइसोटोप, नॉर्मल आइसोटोप क्या है? 14NH4Cl। इसके बाद क्या किया गया? एंड टुक सैंपल्स एट वेरियस इंटरवल्स। ठीक है, क्या था इंटरवल का टाइम बेटा? दैट मीन्स आफ्टर 20 मिनट्स। वाई दे आर टेकिंग 20 मिनट का टाइम? क्यों टाइम दे रहे हैं इनको? सो दैट इक्वलाई रेप्लिकेट कर जाए। अब क्या होता है देखो, सबसे पहले क्या किया इन्होंने? इस मीडियम में रखा, ये वाला डीएनए मिल गया। इस वाले डीएनए को कहां प्लेस कर दिया? नाउ दे आर इट इज प्लेस्ड इन नॉर्मल वाला न्यूट्रिएंट मीडियम। ठीक है, उसके बाद ये निकालेंगे सैंपल्स। अब देखो होता क्या है, लेट मी शो यू दी एनसीईआरटी फिगर। ठीक है, आप खोल के देख सकते हो। एनसीईआरटी में हेलिकल दिया रहता है, बट हेलिकल क्यों बनाना? अपने इजी करने के लिए हम इसको ऐसे बनाएंगे। ये था हैवी डीएनए, दिस इज हैवी डीएनए। अब समझने की कोशिश करना। हैवी हम कब बोलते हैं? जब दोनों स्ट्रैंड डीएनए की कैसी हो? हैवी वाली हो। दैट मीन्स हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ये बना लिया इन्होंने। कैसे बनाया है? इस डीएनए को ई कोलाई को किसमें रख करके? इस वाले मीडियम में रख करके, सो दैट पूरा का पूरा हैवी आइसोटोप इस डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट कर गया है, जो आने वाली अपकमिंग जनरेशन है। अब इन्होंने एक रेफरेंस लेने के लिए
इसको क्या करा लिया बेटा, इसका करा लिया सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, सो दैट ये रेफरेंस ले लें कि अगर हैवी डीएनए होता है तो सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में कहाँ जाकर के सेटल होगा। ये नीचे हमने क्या बनाया बेटा, नीचे हमने बनाया है सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब। ठीक है, ये देखो अब क्या होता है, क्योंकि ये हैवी है, डेंसिटी इसकी ज्यादा है, तो इस वाले डीएनए का बैंड आपको कहाँ दिखाई देगा, इस वाले डीएनए का आपको बैंड बॉटम में दिखाई देगा। दिस इज बैंड ऑफ हैवी डीएनए। ठीक है, अब क्या होता है, इन्होंने रेफरेंस ले लिया, अब इन्होंने क्या किया था बेटा, इस वाले डीएनए को it is now placed in 14 NH4Cl, इस वाले मीडियम में उठा के रख दिया इस वाले डीएनए को। नाउ व्हाट विल हैपन, 20 मिनट तक उसी में छोड़ दिया, तो आफ्टर 20 मिनट्स सैंपल्स वर टेकन आउट, सैंपल्स टेकन, तो क्या हुआ होगा बेटा, 20 मिनट में ये डीएनए रेप्लिकेट कर गया होगा। रेप्लिकेशन के दौरान एक चीज बताइए आपको, क्या चीज बताइए, कि ये जो दोनों स्ट्रैंड्स अभी जो हाइड्रोजन बॉन्ड से टूटे हुए हैं, सॉरी जुड़े हुए हैं, रेप्लिकेशन के दौरान ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है और ये स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते, सेपरेट कर दो, 15N इस 15N से अलग हो गया। अब क्या होगा, अब ये किसकी तरह एक्ट करेगा बेटा, टेम्पलेट, ये भी किसकी तरह एक्ट करेगा, टेम्पलेट। अब इसको इस्तेमाल करके नया डीएनए बनेगा। ठीक है, अब लेकिन जो नया डीएनए बनेगा बेटा वो कौन से मीडियम में बन रहा है, 14N वाले में। तो जो नई स्ट्रैंड आएगी डीएनए की उसमें कौन सा वाला नाइट्रोजन होगा, 14 वाला या 15 वाला। तो तुम कहोगे मैम जिसमें रह रहा है उसका ही तो बनेगा स्ट्रैंड, डेफिनेटली। किसमें रह रहा है, किसमें रेप्लिकेट कर रहा है, किस मीडियम में रेप्लिकेट कर रहा है, 14N में। तो जो डीएनए आएगा उसमें कौन सा नाइट्रोजन होगा, 14 वाला। यस डेफिनेटली, बिल्कुल सही। तो जो नया डीएनए अब आया वो आया 14N वाला, जो नया डीएनए आया दिस इज 14N। तो अब हम क्या देख रहे हैं, ये जो न्यू डीएनए आ रहा है इसमें एक स्ट्रैंड 15 की है, एक स्ट्रैंड 14 की है, यहां पे भी एक स्ट्रैंड 15 की है, एक स्ट्रैंड 14 की है। ना तो ये कंप्लीटली 14 है दोनों के दोनों, ना तो ये कंप्लीटली 15 वाले हैं। तो तुम इनको क्या हैवी बोल सकते हो, नहीं, हैवी तब बोलते हैं जब दोनों स्ट्रैंड 15-15 होती। क्या तुम इनको लाइट बोल सकते हो, नहीं, लाइट तब बोलते हैं जब दोनों स्ट्रैंड 14 होती। ये बीच बीच के, तो इनको क्या बोलते हैं बेटा, इनको बोलते हैं हम हाइब्रिड डीएनए, इनको बोलते हैं हम हाइब्रिड डीएनए। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि हाइब्रिड डीएनए बना है, क्योंकि हमें पता है बेटा, साइंटिस्ट को पता है कि अगर एकदम से हैवी होगा तो सेंट्रीफिकेशन ट्यूब के बॉटम में मिलेगा, लाइट होगा तो एकदम टॉप पे मिलेगा, और अगर कोई बीच में आ रहा है बैंड दैट मीन्स उसमें 14 वाला नाइट्रोजन भी है, 15 वाला भी है, तभी तो वो बीच में आ रहा है, दैट मीन्स वो हाइब्रिड है। तो इनका भी क्या कराया गया, इनका भी बेटा डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन कराया गया। कौन सा, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो क्या हुआ, बैंड मिली तो सही, बट एकदम बीचों बीच मिल रही है। ठीक है, एकदम नीचे नहीं मिल रही ना एकदम टॉप पे मिल रही है। क्यों, क्योंकि इसमें आधा लाइट वाला आइसोटोप है और आधा 15N वाला आइसोटोप है। ठीक है, तो ऐसे डीएनए को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड डीएनए। अच्छा, जो भी बैंड मिल रहा था वो बीच में ही मिल रहा था, ऐसा नहीं था कि कोई और बैंड भी मिल रहा है। दैट मीन्स जो भी बना है सिर्फ हाइब्रिड जैसा डीएनए ही बना है और कोई नहीं बना है। दैट मीन्स 100% हाइब्रिड डीएनए इज फॉर्म्ड, 100%। ठीक है, अब क्या होगा, अब मान लो इसको फिर से तुम, ये जो डीएनए आए इनको तुम 14N वाले ही मीडियम में छोड़ दो, 14NH4Cl में, एंड फिर से 20 मिनट के बाद सैंपल्स लो।
तो पहले 20 मिनट हो चुका था, तो अब ओवरऑल क्या हो चुका है, 40 मिनट। तो तुम जब सैंपल्स लोगे, अब इफ सैंपल्स टेकन आउट, तो व्हाट वुड बी द रिजल्ट, क्या होगा, बताओ बताओ बताओ, जल्दी सोचो क्या होगा। अब ये जो डीएनए है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इनका बॉन्ड टूटेगा, ये सेपरेट कर जाएंगे, इनका बॉन्ड टूटेगा, ये भी सेपरेट कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुमने 20 मिनट के लिए इसमें छोड़ दिया है। दैट मीन्स उस मीडियम में अब रह करके रेप्लिकेशन करेगा, और जब जब रेप्लिकेशन होती है बेटा, ये जो अब पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये सेपरेट हो जाएंगे। डॉटर बनाना है ना, तो ये सेपरेट हो जाएंगे और ये खुद टेम्पलेट की तरह एक्ट करने लगेंगे। जैसे देखो क्या होगा, ब्लू और पिंक जो अभी जुड़े थे, अलग कर दो, ब्लू को अलग कर दिया, इसके साथ जो पिंक जुड़ा हुआ स्ट्रैंड था वो भी अलग हो गया। ठीक है, फिर इस वाले को भी अलग अलग कर दो, इस वाले को भी अलग अलग कर दो, 15 वाला अलग, 14 वाला अलग, 14 14n। ठीक है, ब्लू से हमने क्या डिनोट किया था, 15n 15n। नाउ दे विल एक्ट एज टेम्पलेट। अच्छा, अब ये सारे टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे, सारे टेम्पलेट हैं, अब इनका इस्तेमाल करके नया स्ट्रैंड बनेगा। अब खुद सोचो, इनको किस मीडियम में रखा हुआ है, 14n वाले नाइट्रोजन में। दैट मीन्स जो नया डीएनए बनेगा उसमें कौन सा वाला नाइट्रोजन होगा, तुम बोलोगे मैम जिसमें है उस वही वाला तो बनेगा, डेफिनेटली किसमें है, 14n में। तो सारे के सारे जो अब नए स्ट्रैंड बन करके आएंगे, वो सारे के सारे कौन से वाले होंगे, 14। सब में 14 वाला एक लाइन चिपका दो, ठीक है, 14 वाला एक लाइन चिपका दो। अच्छा, अभी ये मत सोचना मैम एक लाइन आप ऐड कर दे रहे हो तो क्या डीएनए बन गया। बेटा डीएनए कैसे बनता है उसके लिए पूरा प्रोसेस समझेंगे, अभी तो हम सिर्फ मेसर्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट समझ रहे हैं, प्रोसेस नहीं समझ रहे एप्लीकेशन का। अब यहाँ पर एक 14 और एक 15 की है, तो ये हाइब्रिड डीएनए है। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों लाइट वाले हैं, तो पहले ही बता रखा है दिस इज लाइट डीएनए। यहाँ पर ये हाइब्रिड है, और ये क्या है, ये लाइट है। अब क्या करोगे, इनका प्रपोर्शन जानना है, कितने परसेंटेज में बने हैं, तो क्या करा देना है, सेंट्रिफिकेशन ट्यूब में भेज करके इनका सेंट्रिफिकेशन करा देना है। कौन सा, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन कराना है। ठीक है, होता क्या है बेटा, एक बैंड आपको टॉप पर मिलती है और एक बैंड वही आपको बीच में मिल रही है, और इनकी जो प्रपोर्शन है ना, इनका बैंड का जो थिकनेस है, विड्थ है, वो सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर सेम अमाउंट में बन रहा है। तो इससे ये समझ में आ रहा है जितना ये बना है उतना ही ये बना है। दैट मीन्स 50% लाइट डीएनए है और 50% क्या है, हाइब्रिड डीएनए। आप खुद देखो कितने डीएनए बने, 1 2 3 4, 4 डॉटर डीएनए आ रहे हैं। इन 4 में से हाइब्रिड कितना बन रहा है, 1 2, तो 2 आउट ऑफ 4 कितना हो गया बेटा, 50%। तो हाइब्रिड भी 50 और लाइट डीएनए भी 50। तो क्या पता चला आपको, इससे पहले वाले जनरेशन में हाइब्रिड 100% था, नेक्स्ट जनरेशन में आते ही हाइब्रिड का परसेंटेज 50 हो गया, सेमी कंजर्वेटिव आधा ही रह गया हाइब्रिड। अगर एनसीईआरटी आपसे पूछी है व्हाट विल हैपन आफ्टर 20 मिनट्स, मतलब अगर 60 मिनट के बाद किसी सेम मीडियम में, कौन से मीडियम में, 14NH4Cl वाले मीडियम में तुम 60 मिनट के बाद इनके सैंपल्स लोगे तो क्या होगा, इनके सैंपल्स लोगे तो क्या होगा बेटा, अब ये भी 20 मिनट के बाद रेप्लिकेट कर जाएंगे। ठीक है, और 20 मिनट के बाद तुम खुद से करना, दिस इज योर होमवर्क, एनसीईआरटी पूछती है, तो क्या होगा बेटा, हाइब्रिड 50 का आधा ही रह जाएगा, दैट इज 25%। रिजल्ट मैं बता देती हूँ, ट्राई खुद करोगे। देखो हाइब्रिड पहले 50 था, नेक्स्ट जनरेशन में 25 रह जाएगा, आधा सेमी कंजर्वेटिव। नेक्स्ट जनरेशन में 12.5, नेक्स्ट जनरेशन में और घटा दोगे आधा। एवरी जनरेशन में क्या हो रहा है, हाइब्रिड का परसेंटेज घटता चला जाएगा और लाइट डीएनए का बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज इन एवरी जनरेशन
पेरेंट का सिर्फ 50% ही कंजर्व रहता है, आगे जो भी कुछ बनता है दैट इज ऑल न्यू डीएनए। ठीक है, तो आपके लिए जैसे मैंने ये स्ट्रैंड बना करके दिखाया है, आपको खुद स्ट्रैंड बनाना है और आपको देखना है क्या सच में वाकई हाइब्रिड 25 है और लाइट 75 आ रहा है। बिल्कुल आएगा। क्या करोगे, हिंट देती हूँ, इन सारे स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर दोगे और एक एक नया डीएनए की लाइन जोड़ दोगे। अब तुम खुद बताओ वो नया डीएनए कैसे होगा। अगर तुमने मीडियम 14N लिया है तो जाहिर से बात है नया डीएनए भी 14N वाला होगा। ठीक है, अब वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस एंड दैट इज योर होमवर्क क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, वो जो आपको होमवर्क मिलेगा, एक हाइब्रिड डीएनए है। इफ हाइब्रिड डीएनए is allowed to replicate, if hybrid DNA is allowed to replicate in medium containing light isotope of nitrogen, in first generation, and after that the DNA were allowed to replicate in medium containing heavy isotope of nitrogen, heavy isotope of nitrogen। ठीक है, तो आपको मुझे परसेंटेज बनाना है, बताना है कितने लाइट डीएनए बनेंगे, लाइट डीएनए का परसेंटेज, कितने हैवी डीएनए बनेंगे उसका परसेंटेज, और कितने हाइब्रिड डीएनए बनेंगे उसका परसेंटेज। हिंट मैं आपको दे देती हूँ, क्वेश्चन समझा देती हूँ। कहने का मतलब है एक हाइब्रिड डीएनए है। हाइब्रिड डीएनए मतलब एक 15N वाली स्ट्रैंड है और एक 14N वाली स्ट्रैंड है। इसको रेप्लिकेट करने के लिए छोड़ दिया गया 20 मिनट के लिए किस मीडियम में, जिस मीडियम में क्या था, लाइट आइसोटोप 14N। ठीक है, जब ये रेप्लिकेट कर लेंगे इनके बच्चे आ जाएंगे, जो डॉटर स्ट्रैंड आ गई, अब उनको किस में रख दिया था, उनको रख दिया था हैवी आइसोटोप वाले में, 15N वाले में, फॉर सेकेंड जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन के बाद आपको रिजल्ट देख करके मुझे लाइट डीएनए, हैवी और हाइब्रिड डीएनए का परसेंटेज बताना है कमेंट करके। इसका आंसर डिस्कस होगा नेक्स्ट वन पर, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बट आई वांट कि आप खुद से ट्राई करो, तभी इस प्रकार के क्वेश्चंस आप कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट व्हाट वी गोना डू, बेसेल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट हमने समझ लिया। इसके बाद देखो एनसीईआरटी क्या कहती है। ठीक है, मैं इसका कंक्लूजन क्या था, कंक्लूजन ये था कि हर बार व्हाट यू आर गेटिंग टू सी कंजर्वेशन, सेमी कंजर्वेशन। व्हाट इज सेमी कंजर्वेशन, कि पेरेंट हमेशा 50% ही रह रहा है, बाकी जो भी कुछ है वो नया डीएनए है। तो एनसीईआरटी ने थर्ड पॉइंट में यही एक्सप्लेन किया है। मैं रीड आउट कर देती हूँ आपके लिए, जहां आप जैसे आपको कोई कंफ्यूजन ही ना रह जाए, थोड़ी मेहनत भी आपकी कम हो जाए, क्योंकि मैम क्लास में रीड करा देती हैं। क्यों मेरे बच्चों, तो क्या लिखा हुआ है, जब डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हो फ्रॉम द कल्चर 1 जनरेशन आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ 15N to 14N, जब तुमने पहली बार किया, ठीक है, जब हैवी को तुमने 14N में पहली बार ट्रांसफर किया, जस्ट आफ्टर 20 मिनट्स, ई कोलाई डिवाइड कर जाता है 20 मिनट्स, इसलिए 20 मिनट्स का ही टाइम देते हैं। दे हैड हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डेंसिटी, ऐसे डीएनए तो मिला था, क्यों, एक 15N वाला स्ट्रैंड मिला था और एक 14N वाला स्ट्रैंड मिला था, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट डेंसिटी वाला डीएनए या हैवी डीएनए। डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर आफ्टर अनदर जनरेशन, दैट इज आफ्टर 40 मिनट्स, जब हमने इसको फिर से 14N वाले में छोड़ दिया था बेटा, और 40 मिनट्स के ओवरऑल बाद जब सैंपल्स निकाला था तो क्या हुआ था, सेकेंड जनरेशन वॉज, देखो क्या है, क्या आई थी, 50% हाइब्रिड एंड 50% लाइट। क्या एनसीईआरटी भी यही लिखती है, चेक करते हैं, देखो कितनी मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए, सारे स्क्रीनशॉट्स लगा के रखे हैं। अब बेटा अगर तुम भी मेहनत कर लोगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी और आपके भी नंबर आ जाएंगे, है ना। देखो, ओहो,
तो इट इज रिटन कंपोज्ड ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑफ हाइब्रिड डीएनए, क्योंकि ये भी 50% बना, और लाइट डीएनए क्योंकि ये भी 50% बना। थर्ड जनरेशन में क्या होगा, हाइब्रिड का आधा कर दो तो 25% और लाइट 75%। तो हर बार यही चलेगा, इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। अगर ई कोलाई को अलाउ कर दो 80 मिनट्स, जस्ट मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है, देन व्हाट वुड बी दी प्रपोर्शंस ऑफ लाइट एंड हाइब्रिड डेंसिटी ऑफ डीएनए। आपने 20 का कर लिया, 40 का कर लिया, 60 का बता दिया, 80 का भी निकाल ही सकते हो, ये क्वेश्चन पूछा है। इसका जैसा सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया था, बट अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप थाइमिडिन का इस्तेमाल करके किया था। किसने किया था बेटा, टेलर इटाल ने। देखो लिखा हुआ है टेलर एंड कोलिग्स, इसलिए हमने टेलर इटाल लिखा हुआ है, ठीक है। किस पे किया था, विशिया फाबा, एक यूकैरियोटिक डीएनए पे किया था। बिल्कुल वही चीज को प्रूफ करने के लिए कि पेरेंट हमेशा 50% घटता चला जाएगा इन एवरी जनरेशन, नए डीएनए का कंसंट्रेशन प्रोपोर्शन बढ़ता चला जाएगा। वही चीज, वही एक्सपेरिमेंट, वही कंक्लूजन, वही ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यस, नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे बेटा नो सॉरी, इट्स नॉट ओवर बच्चों। अब हम पढ़ने वाले हैं रेप्लिकेशन क्या होती है, ठीक है। हमने तो अभी सिर्फ पढ़ा था सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, है ना। अब हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन का प्रोसेस। मेरे साथ हेडिंग दे दो, रेप्लिकेशन का प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। पहले मैं पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी एनिमेशन की। एक बार एनिमेशन वीडियो देख लेना बेटा, जिंदगी में रेप्लिकेशन नहीं भूलोगे, इतनी अच्छी वीडियो है वो, ठीक है। जैसे बच्चे परेशान होते हैं ना, रेप्लिकेशन समझ में नहीं आई, ट्रस्ट मी आप नहीं होगे। आप पढ़ रहे हो ना, आप नहीं हो सकते, ट्रस्ट मी, आई कैन बेट ऑन दैट। ओके, क्या करेंगे बेटा, पहले सुन लो, क्योंकि एनसीईआरटी तो मैं आपको पढ़ाती हूँ एज यू नो, बट एनसीईआरटी में रेप्लिकेशन बहुत सुपरफिशियल दिया हुआ है, बस लिख दिया हुआ है, प्रोसेस दे हैव नॉट एक्सप्लेन्ड। अगर आपने शायद स्कूल में डिटेल में पढ़ा होगा तो आपको पता है और भी बहुत सारी एंजाइम्स होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं डीएनए रेप्लिकेशन कराने के लिए, बट एनसीईआरटी भूल जाती है उनको एड्रेस करना, और चाहती है बच्चे एक बार में उनका एक ही डायग्राम देखे, डीएनए के रेप्लिकेशन एक ही डायग्राम दिया है, उस डायग्राम को देखते ही समझ जाए, विच इज डिफिकल्ट। तो ट्रस्ट मी, पूरा ये डीएनए रेप्लिकेशन देखोगे, बीच में डाउट्स मत लाना, सारे डाउट्स एड्रेस होंगे। आपको एक ऐसा वीडियो दिखने को मिलेगा जो मैम ने अभी बताया, जिससे आपके सारे आप विजुलाइज कर सकते हो कि हाउ डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इनसाइड योर सेल, ठीक है। तो अपने स्क्रीन पर बैठ जाओ, स्टिक कर जाओ एकदम, उसके बाद तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तो पहले वो बातें लिख लेते हैं बेटा जो एनसीईआरटी डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कहती है। एनसीईआरटी कहती है जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए मेन एंजाइम है, वो एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। कहीं कहीं पर सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज लिखा होता है। तो इस एंजाइम को डीएनए डिपेंडेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि बिना डीएनए के स्ट्रैंड के तुम नया डीएनए रेप्लिकेट नहीं करवा सकते, नहीं बना सकते। दैट मीन्स डीएनए रेप्लिकेशन डिपेंडेंट है डीएनए के ऊपर। दैट इज वाई ये एंजाइम अगर चाहता है नया डीएनए बनाए तो उसको पुराने ही डीएनए से बनाना होगा, उसी की मदद लेनी पड़ेगी। दैट इज वाई इसको डीएनए डिपेंडेंट कहा जाता है। और इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बेटा, वो कितना बड़ा बड़ा नाम नहीं लिखती, तो मैं इसको लिखती हूँ डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। बेटा आपको जो एनसीईआरटी डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाती है ना, वो प्रोकैरियोट्स के रेफरेंस में पढ़ाती है। प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन कराने के लिए 3 डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मेन एंजाइम जो रेप्लिकेशन कराता है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है। क्यों 1 और 2 को मेन नहीं मानते, क्योंकि सिर्फ रेप्लिकेशन कराना इज नॉट द पार्ट, रेप्लिकेशन तीनों ही करा सकते थे बेटा। डीएनए पॉलीमरेज 1 भी करा सकता है, डीएनए पॉलीमरेज 2 भी करा सकता है, करा दोनों सकते हैं। बट इसी को इंपॉर्टेंस क्यों मिली, बिकॉज ये बहुत फास्ट है एंड ये बहुत एक्यूरेट है। एनसीईआरटी कहती है जब रेप्लिकेशन होना होता है तो एक एंजाइम सिर्फ फास्ट हो इससे काम नहीं चलेगा, एक एंजाइम को एक्यूरेट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर रेप्लिकेशन गलत हो गई, अगर तुमने गलती से गलत नाइट्रोजन बेस ऐड कर दिया तो पढ़ाया है ना, क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है बेटा।
ठीक है, पढ़ाया है ना कि नाइट्रोजन बेस गलत हो जाए जीन म्यूटेशन हो जाती है, बीमारी पड़, कोई ऐसे डिजीज डिसऑर्डर हो सकता है, नाइट्रोजन बेस गलत हो गया था तो सिकल सेल एनीमिया हो गया था, है ना। इफ तो इट हैज टू बी एक्यूरेट। वाई इट हैज टू बी एक्यूरेट मतलब इसको करेक्ट नाइट्रोजन बेस ही ऐड करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री रूल को फॉलो करना पड़ेगा। बिकॉज इफ wrong base added, wrong base added, it will lead to, it will lead to what, it will lead to mutation, और सारा मामला वहीं पर गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए इन दोनों क्राइटेरिया पॉइंट को देखते हुए डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को दर्जा मिला है। फिर एनसीईआरटी कहती है कि हमारा ये डीएनए पॉलीमरेज इतना फास्ट है दैट दे कैन ऐड 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर इतने न्यूक्लियोटाइड्स, इतने बेस पेयर को ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर तुम्हें बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है और तुम्हें पता चल रहा है कंपनी की तरफ से तुम्हें कल ही जाना है, तो तुम क्या करोगे? ट्रेन लेने बैठोगे या बस लेने बैठोगे, कार से जाओगे या पैदल जाओगे? उस टाइम पे तुम्हारे पास क्या ऑप्शन बचता है? तुम अगर जल्दी से पहुंचना है, यू विल टेक फ्लाइट। ऑप्शन तुम्हारे पास बहुत सारे हैं, बट तुम्हें क्या लेना पड़ेगा? फ्लाइट लेनी पड़ेगी। सिमिलरली डीएनए रेप्लिकेशन कराने के लिए प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 3 ऑप्शंस एंजाइम अवेलेबल है। बट सेल किसको प्रिफर करता है? जिसकी स्पीड फास्ट होती है। और किसकी स्पीड फास्ट होती है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की स्पीड फास्ट होती है। ठीक है, क्योंकि हमारा ये सब कुछ प्रोकैरियोट रेप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में समझाया गया। इसलिए बेटा क्योंकि रेप्लिकेशन चाहे यूकैरियोट का हो प्रोकैरियोट का सेम ही होता है, दोनों के पास बीटा फॉर्म ऑफ डीएनए है, बी फॉर्म ऑफ डीएनए है, तो रेप्लिकेशन का मोड सेम ही होता है। ठीक है, बस वो अलग बात है, उनके पास सर्कुलर डीएनए, हमारे पास लीनियर है, तरीका तो सेम ही होगा ना। थोड़े बहुत एंजाइम्स के नाम अलग होते हैं, टाइप्स अलग हो सकते हैं, बट तुम्हें उस पर नहीं जाना है, तुम्हें सिर्फ प्रोसेस को समझना है कैसे होता है। इसका समझ लोगे उसका भी सेम है। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी ने कहा है कि ई कोलाई के पास कितना बेस पेयर होता है बेटा? ई कोलाई के पास होता है 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स। ये डीएनए की लेंथ है। दिस इज द लेंथ ऑफ डीएनए इन ई कोलाई, लेंथ ऑफ डीएनए इन ई कोलाई। अगर इतने लेंथ को रेप्लिकेट कराना है तो रेप्लिकेशन ऑफ दिस लेंथ, रेप्लिकेशन ऑफ दिस लेंथ will take 38 मिनट्स। अच्छा, अपना ये पुरानी और नई एनसीईआरटी के साथ पंगा है। तुम्हारे पास जो एनसीईआरटी होगी किसी में 38 लिखा होगा बेटा, और किसी बच्चे की एनसीईआरटी में 18 मिनट भी लिखा होगा। ठीक है, 18 मिनट रेप्लिकेशन का टाइम होता है। अगर किसी बच्चे में 38 मिनट लिखा हुआ है तो उसमें 18 मिनट सेल डिवीजन का टाइम। ठीक है, तो 20 + 18, अभी हमने देखा था ना 20 मिनट रेप्लिकेशन का टाइम होता है। ठीक है, तो 20 + 18 38 करके कैलकुलेशन वो देते हैं। ठीक है, तो 2 तरीके की एनसीईआरटी मिलती है। 2 तरीके की एनसीईआरटी मतलब बच्चों के पास ये वाला भी तुम्हारे लेवल के लिए सही है और ये वाला भी तुम्हारे लेवल के लिए सही है। अगर तुम ये 38 मिनट लोगे ना तभी ये वाला जस्टिफाई कर पाओगे, अदरवाइज जस्टिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। बट कोई नहीं बेटा, ये एनसीईआरटी का एरर है, तो टीचर्स को पता होता है, तो तुम सब्जेक्टिव आंसर लिखोगे, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कोई नहीं आएगी। ठीक है, तो ये बात कही गई है, तो मैं आपको रीड करा देती हूँ। ठीक है, पहले आपको रीड करा देती हूँ इतनी बात। ये 1 सेकेंड, एक और चीज करा लेते हैं। अब आपको पता है डीएनए इतना बड़ा है, 4.6 × 10⁶ बेस पेयर का है। हमारा डीएनए भी कितना बड़ा है, तो क्या एक बार में पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेट करने लगता है? नहीं कर सकता। ठीक है, कहीं ना कहीं से तो ओरिजिन होती होगी रेप्लिकेशन। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट पॉइंट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो साइट होता है जहां से ओरिजिन शुरू होती है। origin of replication, site where replication starts, site where replication starts। अब जो प्रोकैरियोट है वो तो सिंपल है बेटा। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में, इन प्रोकैरियोट्स सिंगल ओराई साइट इज प्रेजेंट, सिंगल ओराई साइट इज प्रेजेंट। ओराई मतलब क्या होता है बेटा? ओराई इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से ओरिजिन शुरू होता है उसको ओराई साइट कहते हैं। वेयर एज इन यूकैरियोट्स,
in eukaryotes many ori sites are there. Many ori sites are there, are present. ठीक है, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद हमारा जो डीएनए है ना वो मोनोफॉस्फेट्स के फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड रख रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ता है, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए। इसका क्या मतलब है, डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको एक्टिवेट करो। एक्टिवेशन का मतलब उनको एनर्जी लायक तो बनाओ, क्योंकि बिना एनर्जी के रेप्लिकेशन नहीं हो सकता बेटा। रेप्लिकेशन कराने के लिए भर भर के एनर्जी, भर भर के पैसा चाहिए बेटा। ठीक है, तो सबको एक्टिवेट कराना पड़ता है। उसका क्या मतलब है, जो भी न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए में मौजूद है ना वो डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है, डीऑक्सी गोनोसिन मोनोफॉस्फेट है, डीऑक्सी साइटिडिन मोनोफॉस्फेट है, डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट है। यूरिडिन वाला क्यों नहीं प्रेजेंट है, बिकॉज यूरासिल ही नहीं होता तो वाला न्यूक्लियोटाइड भी नहीं होगा। आप देख सकते हो सारे के सारे किस फॉर्म में प्रेजेंट है बेटा, मोनोफॉस्फेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। बेटा मोनोफॉस्फेट्स के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो रेप्लिकेशन करा सके, ट्राइफॉस्फेट्स के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होता है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको ट्राइफॉस्फेट्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे बताया था ना, मोनोफॉस्फेट में 2 फॉस्फोरिक एसिड और ऐड कर दो, 2 फॉस्फेट के ग्रुप और ऐड कर दो तो वो ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। इसको कराने के लिए आपको क्या लगती है, एंजाइम की जरूरत, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेज। और जब ऐसा हो जाता है तो DAMP कन्वर्ट हो जाता है डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, DGMP कन्वर्ट हो जाता है गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, CMP कन्वर्ट हो जाता है साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट, TMP कन्वर्ट हो जाता है डीऑक्सी थाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट। ये तुम्हारे सारे के सारे क्या बन गए बेटा, ट्राइफॉस्फेट। क्यों बोल रहे हैं इनको ट्राइफॉस्फेट्स, बिकॉज इनमें 3 फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फोरिक एसिड का ग्रुप आ चुका है। अब ये जो 3 ट्राइफॉस्फेट्स आ गए ना बेटा, एनसीईआरटी लिखती है इनका 2 काम है, दे हैव डुअल पर्पस। डुअल मींस 2 काम। क्या क्या पर्पस है, पहली बात तो ये सारे क्या है बेटा, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, बताया ही है। और डीएनए किसका बना है, न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए का ही रेप्लिकेशन होने जा रहा है, दैट मींस न्यूक्लियोटाइड्स का ही रेप्लिकेशन होगा, मतलब भाई उन्हीं की कॉपीज जनरेट हो रही है। तो जो रिएक्शन में जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। दैट मींस ये ट्राइफॉस्फेट किसकी तरह एक्ट करते हैं, दे एक्ट एज सबस्ट्रेट। दूसरी चीज ये किस लिए तुमने बनाए, एनर्जी के लिए। तो दे प्रोवाइड एनर्जी, किस पर्पस के लिए, रेप्लिकेशन के लिए, या हम इसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन के लिए। पॉलीमराइजेशन क्यों बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि पॉलीमर्स बन रहे हैं ना, रिपीटिंग यूनिट्स बनेंगी। ठीक है, पॉलीमर्स बन रहे हैं, तभी तो एंजाइम का नाम डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, और उस एक्टिविटी को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। क्लियर हो गया, तो ये हो गया कुछ इंट्रोडक्टरी सेक्शन। अब मैं तुम्हें एनसीईआरटी रीड करा देती हूँ। ये देखो क्या लिखा हुआ है, मशीनरी एंड द एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन इन लिविंग सेल्स सच एज ई कोलाई। बताया था ना, ई कोलाई का रेफरेंस लेकर के, बैक्टीरिया का रेफरेंस लेकर के रेप्लिकेशन को एक्सप्लेन किया गया है। जो प्रोसेस है रेप्लिकेशन का रिक्वायर्स अ सेट ऑफ कैटलिस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स। जो मेन एंजाइम होती है उसको रेफर करते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, पॉलीमराइजेशन करा रहा है इसलिए पॉलीमरेज एंजाइम है। किसका करा रहा है, डीएनए का, इसलिए डीएनए पॉलीमरेज है। बट डीएनए बिना डीएनए के नहीं बन सकता, दैट मींस ये एंजाइम डिपेंडेंट है डीएनए पर, इसलिए डीएनए डिपेंडेंट लगाओ। एक एक वर्ड का मतलब आपको बताया जाएगा। Since it uses DNA template to catalyze the polymerization of deoxyribonucleotides। ठीक है, क्योंकि हमारे न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के डीऑक्सी होते हैं, क्योंकि पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। ठीक है, ये सेम चीज बताई। These enzymes are highly efficient, बहुत efficient है। ठीक है, as they have to polymerize a large amount of nucleotides in a very short time। ठीक है, इसीलिए ऐसे एंजाइम को लेना पड़ता है जो फटाफट एक्यूरेसी के साथ न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करा ले। कैसे न्यूक्लियोटाइड्स, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स। ई कोलाई दैट ओनली हैज 4.6 10 6 बेस पेयर्स। ठीक है, अगर हम अपने से कंपेयर करें तो
ये 4.6 10⁶ बेस पेयर वाला डीएनए ई कोलाई का कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन 80 मिनट्स। ये नई एनसीईआरटी है, नई एनसीईआरटी 18 मिनट लिखती है, ठीक है, 18 मिनट रेप्लिकेशन का जोड़ लेती है, 20 मिनट सेल डिवीजन का जोड़ लेती है, ठीक है, तो बन जाते हैं 38। तो कुछ कुछ में 38 लिखा हुआ है, बट आपके लिए 38 इज ऑल्सो ओके, 18 इज ऑल्सो ओके। 38 वाला लोगे तभी ये 2000 बस ये वाला सेटिस्फाई कर पाओगे, अदरवाइज नहीं, गलत आता नहीं। तो एनीवेज एनसीईआरटी की दिक्कत है, कभी सुधार लेगी एनसीईआरटी, ठीक है। दैट मीन्स द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हैज टू बी अप्रोक्सीमेटली, अगर 18 मिनट ले रहा है तो एनसीईआरटी कहती है अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकंड ऐड किए जाते होंगे। इन्होंने ये तो बदल दिया, ये नहीं बदल पा रहे हैं, ठीक है। नॉट ओनली ये जो पॉलीमरेज होते हैं उनको सिर्फ फास्ट नहीं होना होता, ठीक है, इनको एक्यूरेट भी होना होता है, एक्यूरेसी भी हाई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी गलती हो गई, गलती किस रिस्पेक्ट में होती है? गलत नाइट्रोजन बेस, अगर गलत न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर दिया ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट इन म्यूटेशन, और म्यूटेशन अच्छा कहाँ होता है, ठीक है, कभी कभार इट्स ओके, अदरवाइज म्यूटेशन इज नॉट गुड। फर्दर मोर एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, बहुत एनर्जी लगता है। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, दैट मीन्स न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड भी है, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ऐड कर दो, क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड। सर्व डुअल पर्पस, ठीक है। इन एडिंग एज सबस्ट्रेट दे प्रोवाइड एनर्जी, बोला ना सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करते हैं और एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इनके जो टर्मिनल फॉस्फेट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में वो बहुत एनर्जी रिच होते हैं। तो जब जब टूटेंगे बेटा एनर्जी मिलती है, तभी तो 11th क्लास से पढ़ाया है कि एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये तो इंट्रोडक्टरी सेक्शन है। अब एनसीईआरटी ना एक पैराग्राफ और लिखती और सोचती तो मैं उससे सब समझ में आ जाए, नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बेटा, हम एंजाइम्स डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी एंजाइम्स लगेंगी। एक मेन एंजाइम तो हमने पढ़ ली, बट यार वो जो एंजाइम है ना वो खुद से आकर के कैटलाइज नहीं करा सकती, वो एक दूसरे सीढ़ी पर डिपेंडेंट है। डीएनए पॉलीमरेज इनिशिएट नहीं करा पाता, उसको एक किसी की मदद लेनी पड़ती है, और वो किसकी मदद लेता है बेटा? वो मदद लेता है आरएनए पॉलीमरेज की। ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? इट स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, इट स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। वो एक डीएनए पॉलीमरेज एक सीडी की मदद लेता है रेप्लिकेशन स्टार्ट करवाने के लिए, और वो सीडी कौन है? आरएनए पॉलीमरेज। अगर ये आरएनए पॉलीमरेज है तो ये डीएनए थोड़ी बनाएगी, ये तो आरएनए की न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगी। तो व्हाट दे गोना डू? दे ऐड न्यूक्लियोटाइड्स, दे ऐड न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए known as RNA primer. RNA primer क्या होते हैं? They are short sequence of RNA. They are short sequence of RNA. ठीक। अब क्या होता है बेटा, सबसे पहली बात कि तुम्हारे जो दो स्ट्रैंड्स है डीएनए के वो आपस में जुड़े पड़े हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हमने सेमी कंजर्वेटिव मोड में पढ़ा था ना, सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है रेप्लिकेशन कराने के लिए, तोड़ने वाली एंजाइम भी चाहिए। वो एंजाइम कौन है बेटा? हेलिकेज। हेलिकेज क्या करती है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। अनवाइंडिंग, अनवाइंडिंग मतलब स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना। ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड, break the hydrogen bond so that two strands are separated, so that two strands are separated, ठीक है। अब बेटा ये ना बिल्कुल रस्सी की तरह है, दो रस्सी होती ना बेटा, दो स्ट्रैंड्स होती रस्सी में, देखा होगा, नहीं देखा फटाफट रस्सी ढूंढो घर में, ठीक है। तो रस्सी जिसपे कपड़ा सुखाते हैं ना, वही वाली रस्सी देख लो, चाहे प्लास्टिक वाली चाहे वो जो रोप वाली आती है, उसको तुम देखोगे तो बिल्कुल डीएनए की तरह बेटा, हमारा डीएनए भी वैसे ही होता है, दो स्ट्रैंड्स आपस में से लिपटे पड़े होते हैं। तो जब तुम उन रस्सी के दो स्ट्रैंड को सेपरेट करते हो तो क्या आप दोबारा से कॉइल अप होने की कोशिश नहीं करते हैं, दोबारा से पास पास आने की कोशिश नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो डीएनए भी तुम भले हेलिकेज एंजाइम लगा कर उसको अलग कर दो, दे विल ट्राई टू कॉइल अप अगेन, बट हम तो चाहते नहीं ऐसा होना, तो क्या करना पड़ेगा? देखो एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है एसएसबीपी। एसएसबीपी का काम क्या है? दे आर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन।
सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। बाइंडिंग प्रोटीन ये क्या करते हैं बेटा, सेपरेटेड स्ट्रैंड्स पर जाकर के चिपक जाते हैं, और जब वो सिंगल स्ट्रैंड बन जाएंगे उन पे चिपकने के बाद उनके सिंगल स्ट्रैंड को स्टेबलाइज कर देते हैं, सो दैट वो पास पास दोबारा से ना आ सके। सो दे व्हाट दे गोना डू, दे विल स्टेबलाइज द सिंगल स्ट्रैंड, दे विल स्टेबलाइज द सिंगल स्ट्रैंड। अब क्या होता है, रस्सी, बेटा बिल्कुल रस्सी ढूंढो घर में और खोलने की कोशिश करो, तुम्हें सारी की एक बात समझ में आएगी। रस्सी खोलते हो जब, तो ऊपर के हिस्से में बहुत टाइट हो जाता है, डीएनए के साथ भी ऐसे ही होगा। तो वो सुपर कॉइलिंग, उस टाइटनिंग को रिमूव करने के लिए भी एक एंजाइम होती है, उस एंजाइम का नाम होता है टोपोआइसोमरेज। क्या नाम होता है बेटा, टोपोआइसोमरेज। यूकैरियोट में तो टोपोआइसोमरेज होता है, गायरेस वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं डीएनए प्रोकैरियोट में, जब प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो टोपोआइसोमरेज का काम क्या होता है, इट रिमूव्स सुपर कॉइलिंग। अब मैं क्या करती हूँ बेटा, अब मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना करके इनको समझाती हूँ। अब ये देखो, ये सब नाम नहीं है, पर ये नाम जानना आपको जरूरी है, जब तक आप ये जानोगे नहीं कैसे समझ में आएगा डीएनए रेप्लिकेशन। एंड ये लेक्चर बड़ा होगा बेटा, ये चैप्टर बहुत समझाने वाला है, लेक्चर्स हमें कम मिलते हैं, तो अगर मैं आपको कट शॉर्ट में पढ़ाऊं तो फायदा क्या है चैप्टर पढ़ाने का, तो मैं क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा लंबा लेक्चर है, टेक अ ब्रेक, ठीक है, ब्रेक लो, चाय पियो, कॉफी लो, पॉज ही तो करना है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, फिर आओ, बट कंप्लीट करके जाओ, ठीक है। यस, ये देखो, ये हमारा एक स्ट्रैंड है, अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो एंटी पैरेलल होता है, ऑपोजिट पोलैरिटी होती है, तो ये ऐसे होगा। स्ट्रैंड सारे के सारे जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ कौन सा बॉन्ड बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे पहले रेप्लिकेशन होना होता है तो एक जगह से डीएनए को खोलना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, खुल गया डीएनए। अच्छा, पूरा का पूरा डीएनए बेटा क्यों एक ही बार में नहीं खुल सकता, ये पूरा का पूरा ऊपर तक खोल देते, आधा क्यों खोला हमने, देखो हमने तो आधा ही खोला, ऊपर तो अभी हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगा ही हुआ है, पूरा क्यों नहीं खोला, पूरा खोल ही नहीं सकते, बिकॉज डीएनए रेप्लिकेशन इज एक्सपेंसिव प्रोसेस एनर्जेटिकली, बहुत पैसा खर्च होता है बेटा। जैसे अगर घर में आपको घर लेना है या कोई गाड़ी लेनी है, मिडिल क्लास फैमिली बेटा पूरा पैसा देकर के नगद तो ला नहीं पाते, है ना, हम सब मिडिल क्लास फैमिली, आप सबको पता होगा, तो क्या कराते हैं, किश्तों में लोन ले लेते, फिर किश्तों में गाड़ी की किश्त कटती रहती, ईएमआईज। तो उससे क्या होता है बेटा, किश्तों में हम अमाउंट पे करते रहते हैं, ठीक है, तो उससे एकाएक पता भी नहीं चलता और वो सामान भी हमारा हो जाता है। सेम गोज विद डीएनए। अब डीएनए एक ही टाइम पर इतने सारी एनर्जी अफोर्ड नहीं कर सकता, जैसे हमें 1 करोड़ का घर लेना है फॉर एग्जाम्पल, तो हम एक टाइम पर 1 करोड़ नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, बट किश्तों में शायद हम उसको अफोर्ड कर लें। सिमिलरली डीएनए का रेप्लिकेशन जब ये प्रोसेस होता है ना, तो एक ही बार में सारा का सारा डीएनए रेप्लिकेट नहीं हो सकता, बहुत पैसे लगेंगे, बहुत एनर्जी लगेगा, लेकिन एनर्जी किश्तों में खर्च करो तो प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए डीएनए एक का एक सारा का सारा नहीं खुलता, पार्ट्स में खुलता है, ईएमआईज के फॉर्म में, किश्तों के फॉर्म में खुलता है, सो दैट सेल को एक का एक इतनी एनर्जी एटीपी खर्च ना करनी पड़े, ठीक है। तो ये देखो, ये 2 स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाई शेप स्ट्रक्चर जो बना है बेटा, इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। आप देख सकते हो, यहां वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड था, यहां तक हमने खोल दिया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए, किसने तोड़ा होगा, यहां पर एक एंजाइम आ जाता है बेटा, जिसका नाम क्या होता है, हेलिकेज। हेलिकेज ने क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा और स्ट्रैंड्स को कर दिया सेपरेट, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, ये जो सेपरेटेड स्ट्रैंड्स हैं, ये दोबारा से वापस ना कॉइल कर जाएं, जैसे डीएनए में जैसे रस्सी में होता है, इन पर आकर के कौन चिपक जाता है, इन पर आकर के चिपक जाते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जो इनको वहीं पर फिक्स कर देते हैं और ये दोबारा से वापस कॉइल अप नहीं हो सकते। ऊपर बहुत ज्यादा टाइटनिंग हो जाती है, उस सुपर कॉइलिंग, उस टाइटनिंग को रिमूव करने के लिए कौन है, टोपोआइसोमरेज इन केस ऑफ यूकैरियोट्स एंड गायरेज इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है। अब तुम्हारा रेप्लिकेशन फोक बन के तैयार है, ओरिजिन भी शुरू है, अब क्या होगा, रेप्लिकेशन होगी, ठीक है। रेप्लिकेशन कराने की जो मेन एंजाइम होती है बेटा, वो होती है डीएनए पॉलीमरेज 3rd।
बट बेचारी के साथ प्रॉब्लम ये है, उसको डायरेक्शन ही नहीं पता कहाँ जाना है। वो किसकी मदद लेती है? वो आरएनए पॉलीमरेज की मदद लेती है। ठीक है, तो अब यहीं पर हौच-पौच नहीं करते हैं, इसके जैसा एक डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पर रेप्लिकेशन समझाऊंगी। तो इनिशियली सबसे पहले इन 3 एंजाइम्स आएंगे, डीएनए के हेलिक्स को स्टेबलाइज कर देते हैं, उसके बाद रेप्लिकेशन असली वाली शुरू होगी। ठीक है, तो 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मुझे बताना है, ये जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, इट कैन ओनली कैटलाइज इन विच डायरेक्शन? इट कैन ओनली कैटलाइज इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ये सिर्फ इसी डायरेक्शन में नया न्यूक्लियोटाइड या कह सकते हो नया नाइट्रोजन बेस ऐड करती है। दैट मीन्स आपको पता है ना बेटा, डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाएगा तो वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, अगर ये सॉरी उल्टा कह दिया, अगर एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरी वाली क्या होगी इधर, पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अगर ये खुद बेटा 5 प्राइम टू 3 प्राइम में न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करती है तो टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी किसका इस्तेमाल करेगी? टेम्पलेट कैसा वाला चुनेगी? ये टेम्पलेट चुनेगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला। समझ में आया? ये टेम्पलेट कैसा चुनेगी? 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला। समझ में आया? ठीक है, तो अब देखो आगे क्या होगा। ये हमने देख लिया एंजाइम का रोल, आगे देखते हैं डायग्राम में। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है, पोलैरिटी लिखा हुआ। अच्छा, एक चीज मैं चेंज करूंगी, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में पोलैरिटी इस तरीके से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, मैं इसलिए चेंज कर रही हूँ सो दैट आप एनसीईआरटी को देख करके फिर कंफ्यूज ना हो, इसलिए चेंज कर रही हूँ। फर्क कोई नहीं पड़ेगा, कंसेप्ट वही रहेगा। एनसीईआरटी से हमारा डायग्राम मैच कर जाए इसलिए कर रहे हैं, बस कंसेप्ट वही रहेगा। ठीक है, एनसीईआरटी में इस वाले को 3 प्राइम 5 प्राइम दे रखा है, इसको 5 प्राइम 3 प्राइम, तो हम भी वही लेकर के चलते हैं, तुम्हारे लिए भी इजी हो जाएगा। 3 प्राइम 5 प्राइम, ठीक है, 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। जो पहले से स्ट्रैंड एग्जिस्ट कर रही होती है वो क्या हो जाती है? पेरेंटल। ठीक है, दिस इज योर पेरेंटल स्ट्रैंड, पेरेंटल। इसके अब बच्चे आएंगे ना तो ये पेरेंट है, और पेरेंट किसकी तरह एक्ट करते हैं? टेम्पलेट। दैट मीन्स अब इन्हीं का इस्तेमाल करके, इन्हीं के नाइट्रोजन बेस का इस्तेमाल करके आप नया डीएनए स्ट्रैंड बनाओगे। कैसे बनता है? रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री लगा करके। रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब क्या है? अगर यहां पर फॉर एग्जाम्पल बेटा ए टी जी सी है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री ऐड कर दोगे इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो तुम्हारा डीएनए बन जाएगा। कौन ऐड करता है? हम नहीं, एंजाइम। कौन से एंजाइम? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब देखो ये एंजाइम जो नया बनाएगी वो इसी का इस्तेमाल करके बना रही है ना, इसके ही कॉम्प्लीमेंट्री ऐड कर रही है ना, तभी ऐसे एंजाइम को डीएनए डिपेंडेंट बोल रहे हैं। दूसरी चीज, क्योंकि जो नया एंजाइम खुद 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाती है तो वो टेम्पलेट किसको इस्तेमाल कर रही है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले को। अच्छा, तुम सोचोगे मैम ऊपर से नीचे क्यों नहीं पढ़ रहे हो? बेटा उसी डायरेक्शन में पढ़ते हो जिस डायरेक्शन में तुमने डीएनए को खोला है। इस डायरेक्शन में तुम डीएनए को खोल रहे हो ना, तो तुम नीचे से ऊपर रीड लगाओगे। तो अगर आपसे पूछे इसकी डायरेक्शन बताओ तो बोलोगे 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसी डायरेक्शन में पढ़ना होगा क्योंकि तुमने अनवाइंडिंग अनजिपिंग ऐसे ही की है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्योंकि हमारा डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, तो वो टेम्पलेट किसको चुनेगा? उस वाले स्ट्रैंड को जिसकी डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। ठीक है, क्यों? तभी तो देखो एंटी पैरेलल नेचर स्टैब्लिश होगा। देख सकते हो, तभी तो एंटी पैरेलल नेचर स्टैब्लिश होगा। इसलिए अब प्रॉब्लम ये है कि ये एज इट इज नहीं आता, क्योंकि डीएनए पहले आता ही नहीं। कौन आता है? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज आएगा, ध्यान से सुनना बेटा, सब समझ में आएगा। आरएनए पॉलीमरेज आया, दिस इज आरएनए पॉलीमरेज। मैं स्ट्रक्चर से आपको नहीं पढ़ाऊंगी, नॉर्मल चीज पढ़ाऊंगी। आरएनए पॉलीमरेज, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये क्या करता है? ये ऐड करेगा अपने न्यूक्लियोटाइड्स, ऐड न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए। दे आर गोइंग टू ऐड न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए। ठीक है, तो ये ए के बदले क्या ऐड करेगा? टी। टी तो आरएनए में होता ही नहीं, इट इज गोइंग टू ऐड यू। ठीक है,
टी के बदले क्या ऐड करेगा, ए, जी के बदले कॉम्प्लीमेंट्री सी, एंड सी की जगह आएगा जी। तो ये बन गई शॉर्ट सीक्वेंस। इसको क्या कहते हैं बेटा, आरएनए प्राइमर। आरएनए पॉलीमरेज आया, आरएनए प्राइमर को बना दिया, ठीक है। अब आरएनए प्राइमर जब छोटा सा बन जाता है 6 8 10 बेस का, उसके बाद बड़े मजे में अब कौन आएगा, हीरोमाफिक, अब आएगा डीएनए पॉलीमरेज। बड़ा चला के डीएनए पॉलीमरेज, काम इनिशिएट कौन कराया, इसने। जब काम इनिशिएट हो गया तो अब बाकी नाम करने आ जाएगा कि भाई मैंने कराया, स्टार्ट इसने नहीं कराया था, ठीक है। अब ये आगे बढ़ा देगा इस चेन को। अब ये पिंक कलर से मैंने क्या दिखाया, डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इट इज गोइंग टू ऐड, इट इज गोइंग टू ऐड न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए, इट इज गोइंग टू ऐड न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए, ठीक है। तो आप देखो यहां पर जो भी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होंगे, मतलब मान लो यहाँ ATGC है, ATGC, तो ये इस चेन को बढ़ा देगा। ए की जगह क्या ऐड करेगा, टी, टी कॉम्प्लीमेंट्री ए, जी सी, सी की जगह क्या ऐड करेगा, जी। अब तुम सोच रहे होगे कि मैम सेम ही तो है, नहीं बेटा, ये जो भी न्यूक्लियोटाइड्स है आरएनए के हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए में फर्क होता है, शुगर में फर्क होता है, ठीक है। यहाँ राइबोस शुगर वाले न्यूक्लियोटाइड्स हैं, यहाँ पर डीऑक्सी राइबोस शुगर वाले न्यूक्लियोटाइड्स है, देखने में सेम है, सेम नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे इस तरीके से एडिशन हुई है वैसे ही एडिशन इस स्ट्रैंड पे भी होगी, बट इस स्ट्रैंड पे भी प्रोसेस को इनिशिएट कराने के लिए सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा वही कौन, इधर आकर के लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि देखो 3 प्राइम पे लगना है ना, 3 प्राइम यही है, इसलिए इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो 3 प्राइम, अब ये सबसे पहले कौन आएगा, दिस, ये डॉट मतलब आरएनए पॉलीमरेज। जब आरएनए पॉलीमरेज आता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट, क्या कॉम्प्लीमेंट्री कह रही हूँ, जो भी यहाँ पर नाइट्रोजन बेस होंगे उसका कॉम्प्लीमेंट्री ऐड कर देगा, छोटी सी सीक्वेंस बना देगा, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, आरएनए प्राइमर। अब ये आरएनए प्राइमर जब आ जाता है, ठीक है, तब आकर के कौन लगता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। और फिर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड यहाँ जो भी नाइट्रोजन बेस होंगे उनका न्यूक्लियोटाइड ऐड करके डीएनए के चेन को बना देगा, दिस इज न्यू डीएनए। यहाँ पे भी क्या बना था, न्यू डीएनए बना था। एक ही शर्त है, ये जो भी काम नया हो रहा है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा, इधर वाले में भी, और इधर में भी जो भी काम हो रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम में ही होगा, ठीक है। तो हमने इतने हिस्से को जो खोला था उसका हमने सिंथेसिस करा दिया है, ठीक है। लेकिन अभी और भी तो नाइट्रोजन बेसेस है जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा डीएनए रस्सी को और खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जब और ये खुलेगा, खोल दो, थोड़ा सा और खोल दो ऊपर तक, ठीक है। नया पन्ना ले लेते हैं, नहीं तो सब यहाँ हौच पौच हो जाएगा। थोड़ा सा और खोल दो ऊपर तक। सारा एक साथ क्यों नहीं खोल पा रहे, क्योंकि पैसा बहुत खर्च हो जाएगा। हुआ क्या है, लिखती हूँ 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, जो अभी तक हो चुका है लिख लो। क्या हो चुका है, यहां पर था ATGC, फिर था ATGC, यहां तक तुमने रेप्लिकेशन कराया हुआ है, और इसके साइड में यहां पर भी रेप्लिकेशन तुमने इतना हिस्से का करा रखा है, और इस वाले स्ट्रैंड में प्राइमर जुड़ा हुआ है, ये प्राइमर जुड़ा हुआ है। ग्रीन कलर का क्या बनाया था, आरएनए प्राइमर, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज ने प्राइमर बनाया हुआ था इतने हिस्से का, UACG, ये क्या था, आरएनए प्राइमर। अगर आरएनए प्राइमर जुड़ा हुआ है तो दोबारा से जोड़ने की तो जरूरत है नहीं, दैट मीन्स इसको रास्ता पता है, डीएनए पॉलीमरेज को डायरेक्शन पता है। ये डीएनए पॉलीमरेज है, ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, इसको डायरेक्शन पता है, इसने इतना डीएनए तो बनाया ही हुआ था। अब ये क्या करेगा, जो और नाइट्रोजन बेस होंगे उनका कॉम्प्लीमेंट्री ऐड करता चला जाएगा और ये चेन को बढ़ा देगा। जैसे तुमने इतना रस्सी खींचा हुआ है लाइन चौक से, अब वही थोड़ा सा और खींच देगा, ऐसे तो करते हैं। तो इसने बस क्या किया, यहां तक तो बनाया ही हुआ था, और जब तुमने डीएनए को खोला तो
तो इस नाइट्रोजन बेस का भी कॉम्प्लीमेंट्री ऐड करके नया डीएनए बना दिया है। ठीक है, अगर थके हुए मूड से हो तो पहले ही बता रही हूँ मत देखना, नहीं आएगा समझ में, सैचुरेट हो चुके होगे। प्लीज फ्रेश माइंड से देखना तुम डीएनए रेप्लिकेशन, ये एक मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है, नहीं तो सर पकड़ के बैठ जाओगे। अब यहाँ अब तुम्हारा का पूरा का नया 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए बन गया है। अब यहाँ क्या होगा बेटा, जो प्राइमर तुमने ऐड किया था वो नीचे ही रह गया। ये देखो, ये ऐड किया था ना, ये क्या था, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ये तुमने बनाया था आरएनए प्राइमर, ठीक है। और ये नीचे क्या बनाया था हमने, ये क्या था, डीएनए पॉलीमरेज, और ये बनाया था तुमने न्यू डीएनए। ये सब कुछ किस डायरेक्शन में हुआ था, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो नए नाइट्रोजन बेसेस एक्सपोज हुए हैं बच्चों, इनके लिए तो कोई डायरेक्शन देने वाला ही नहीं है, जो डायरेक्शन देता था वो तो नीचे ही रह गया है। अब तुम सोचोगे कि ये ऊपर आ जाए, बेटा कोई मजाक थोड़ी चल रहा है कि अभी यहाँ लगा हुआ है उठ के ऊपर आ जाएगा, नहीं। अब तुम सोचोगे मैम यहीं से बैठा बैठा पीछे की तरफ कैटलाइज कर ले, डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही जा सकती है, ऐसी उल्टी नहीं जा सकती। दैट मीन्स तुम्हें एक नया प्राइमर लाना पड़ेगा, दैट मीन्स तुम्हें इस डायरेक्शन में किधर की तरफ, 3 प्राइम की तरफ एक नया आरएनए पॉलीमरेज ऐड करना पड़ेगा। ये नया आरएनए पॉलीमरेज फिर से क्या करेगा, प्राइमर बनाएगा आरएनए का। प्राइमर क्या होता है, छोटी सी आरएनए की सीक्वेंस, सीडी बन जाती है। अब जब सीडी बन जाती है तो फिर कौन से आता है, फिर आता है बेटा डीएनए पॉलीमरेज। कौन आता है, डीएनए पॉलीमरेज। फिर वो कॉरस्पॉन्डिंग जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जोड़, नाइट्रोजन बेस जोड़ देता है और नया डीएनए बन जाता है। दैट मीन्स जब जब इधर की तरफ तुम डीएनए खोलोगे तुम्हें बार बार आरएनए पॉलीमरेज ऐड करना पड़ेगा, तो यहां पर तुम्हें डीएनए टुकड़ों में मिलता है। देखो एक टुकड़ा ये मिला, एक टुकड़ा ये मिला, यहां पर ऐसा नहीं हो रहा, यहां पर कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है। तो हमेशा इधर की तरफ तुम्हें मिलेगा कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस और इधर की तरफ मिलता है बेटा डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस। अब तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, मैडम हम डीएनए के साथ बनाते बनाते आरएनए भी बना चले गए। बिल्कुल बना लिया, पर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी आरएनए के प्राइमर्स हैं ये सब रिमूव हो सकते हैं। आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर इज रिमूव्ड बाय, आरएनए प्राइमर इज रिमूव्ड बाय कौन सी एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज 2। ये प्राइमर को रिमूव करता है एंड ऐड न्यूक्लियोटाइड्स, एंड ऐड न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आरएनए प्राइमर हमने ये बनाया था, ठीक है, यूएसीजी वाला। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बेटा, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये देखो, ये एक तुमने प्राइमर बनाया हुआ है, इस प्राइमर पे क्या है, यूएसीजी। डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड आता है, यू को हटाएगा, ठीक है। ये देखो मैं ऐसे लिखती हूँ, एक सेकेंड, ये पूरा का पूरा ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। तो हमारे पास डीएनए है 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला, उस डीएनए पे क्या है, एटीजीसी, एटीजीसी। उसका करस्पॉन्डिंग हमने एक आरएनए का प्राइमर बना रखा है। क्या बना रखा है, हमने बना रखा है बेटा यूएसीजी, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड आता है, वो यू को हटाएगा और उसकी जगह ए का कॉम्प्लीमेंट्री ऐड करेगा। बट वो क्या ऐड करेगा, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, जो कि क्या होता है, टी, ठीक है। वो ए को हटाएगा क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड आरएनए का है, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ऐड करेगा ए। वो इसको हटाएगा सी को और जी का कॉम्प्लीमेंट्री ऐड करेगा सी। ये वाले जी को हटाएगा और सी का कॉम्प्लीमेंट्री ऐड करेगा जी। अब जो ये बन करके आएगी सीक्वेंस 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये डीएनए होगा। तुम सोच रहे हो कि मैम यू को हटाया, समझ में आता है क्योंकि यू तो डीएनए में होता नहीं, बाकी को क्यों हटाया, बाकी तो एसीजी हटा रहे हैं फिर एसीजी ऐड कर रहे हैं। नहीं बेटा, ये एसीजी डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स नहीं थे, आरएनए के थे, तो इनका शुगर अलग था। अब तुमने सही शुगर वाले न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए हैं, ठीक है, तो हटाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इस तरीके से जहां जहां पे भी प्राइमर है, यहां पर है, और हमने जो प्राइमर आगे ऐड किया सब कुछ रिमूव हो जाता है और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर दिया जाता है बाय डीएनए पॉलीमरेज 2।
ठीक है, तो देखो इस तरीके से डीएनए आएगा। अगर मैं सारे प्राइमर्स हटा दूं तो देखो फाइनल पिक्चर ये आएगी, ये आएगी। देखो बिल्कुल ऐसा ही हमने बनाया है। यहां पर कंटिन्यूस सिंथेसिस होगी, यहां पर डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होगी। जिधर कंटिन्यूस सिंथेसिस होती है ऐसे स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे स्ट्रैंड को, मैं अलग पेन चेंज करती हूँ, ऐसे स्ट्रैंड को हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, और जिधर की तरफ डिसकंटिन्यूस होती है हम उसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और ये जो टूटे हुए डीएनए बनते हैं बेटा, इनको ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। अब तुम सोच रहे हो मैम टूटा हुआ डीएनए तो अच्छा नहीं होता, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स ये सारे के सारे डीएनए ही तो हैं। दे कैन जॉइंड बाय एक एंजाइम जिसका नाम है डीएनए लाइगेज, जिसका नाम क्या है, डीएनए लाइगेज। ठीक है, ये कैसे जोड़ता है, बाय फॉर्मिंग 3 to 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। बेटा होते क्या है डीएनए, ये सारे के सारे डीएनए क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये भी कब बना है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये भी किस डायरेक्शन बना है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और ये सब न्यूक्लियोटाइड्स तो हैं, तो 3 प्राइम 5 प्राइम वाला न्यूक्लियोटाइड ऐड कर जाएगा, बॉन्ड बना लेगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये भी जुड़ जाएगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना करके। तो ये सारे जो ब्रेकेज है ना सब जुड़ जाते हैं, लिंक हो जाते हैं एक बॉन्ड से, और इनको जोड़ता कौन है, डीएनए लाइगेज। कैसे जोड़ता है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना करके। तो दिस इज हाउ डीएनए गेट्स कंप्लीटेड। ठीक है, अब मैं आपको क्या कराती हूं, ये देखो, ये देखो, ये हेलिकेज है, ये किस तरीके से ऐसे जलता रहेगा और अनजिपिंग कराता चला जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ बेटा, क्या दिखाऊं, वीडियो। ठीक है, वीडियो दिखा देती हूँ तभी तो मज़ा आएगा। ठीक है, एक सेकेंड, प्लेबैक स्पीड थोड़ी सी स्लो करते हैं। ठीक है, यही मेन है। आ जाओ देखो, मैं आपको बताते रहूंगी साइड बाय साइड। मैं साइड में आ गई हूँ, डीएनए रेप्लिकेशन समझाया जा रहा है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन यू कैन सी, समझाते हुए देखो, डीएनए हमारा हेलिकल होता है। अब हेलिकल को ये पहले देखो घुमा घुमा के सीधा कर देंगे सो दैट तुम्हारे लिए समझने के लिए इजी हो जाए। इन्होंने सीधा कर दिया एकदम सीढ़ी जैसे। आप देख सकते हो एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है। ये बैकबोन किसकी बनी होती है, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। बीच में सारे नाइट्रोजन बेसेस हैं। ठीक है, 4 नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। थाइमिन हमेशा पेयर करता है एडेनिन के साथ, ग्वानिन हमेशा पेयर अप करता है साइटोसिन के साथ। एडेनिन और थाइमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ग्वानिन और साइटोसिन में 3। इन्होंने ये जो स्पार्क किए थे ना, ये एडेनिन, थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन की पोजीशन एक्सप्लेन कर रहे थे। पोलैरिटी देखो, अगर एक रन कर रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरे का डायरेक्शन देखो क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। आप देख सकते हो ऑपोजिट, एंटी पैरेलल होते हैं। इसी तरीके से डीएनए बहुत बड़ा होता है, देखो आप देख सकते हो जाता जा रहा है। अब हो क्या होगा बेटा, अगर रेप्लिकेशन कराना है तो इनको सेपरेट करना पड़ेगा। ये पत्थर जैसी जो चीज है ना, ये हेलिकेज एंजाइम है जो 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को सेपरेट कर रही है। इसी को अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स कहते हैं। अब देखो ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वो पत्थर स्ट्रैंड सेपरेट होते चले जाएंगे। अब क्या होता है बेटा, ये दोनों स्ट्रैंड्स पास पास ना आ जाएं, एक प्रोटीन आती है जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बता रखा है। अब होता क्या है, एक तो बड़े तेज जा रहा है, ये एक सेकेंड रुको। होता क्या है, होता क्या है बेटा, सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज 3rd को आना चाहिए था, बट वो आके करता है क्या, उसको कुछ करना ही नहीं आता, उसको डायरेक्शन ही नहीं पता है। तो उसने अपने एक सीढ़ी को भेजा कि भाई तू जा पहले स्टार्ट तो करा, मैं आता हूं आराम से। तो कौन आया है, प्राइमेज आया है। प्राइमेज आया और ये जो हथौड़ी जैसी चीज आपको दिखाई दे रही है ना, ये आरएनए अपने न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर रहा है। ठीक है, तो आप देखो धीरे धीरे आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते चले जा रहे हैं और एक चेन बनती चली जा रही है। ये चेन इस वाले डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री ही होती है। ठीक है, पर ये सिर्फ मदद के लिए आ रही है, इनको बाद में हटा दिया जाएगा, मक्खी की तरफ फेंक दिया जाएगा। ठीक है, आओ देखते हैं, ये देखो ऐड होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है। जब छोटा सा पीस ऑफ आरएनए बन जाता है, प्राइमर बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 के अराउंड, तो अब क्या होगा,
अब कौन सी एंजाइम आएगी, देखो पत्थर जैसी आ गई है, ये क्या है, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, थर्ड। अब देखो ये इसी प्राइमर के आगे कंटिन्यू कर देगी, देखना। अब ये देखो हथौड़ी आ रहे हैं, ये किसके हथौड़ी हैं बेटा, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स, या आप कह सकते हो डीएनए के बेसिस हैं, बिकॉज आरएनए और डीएनए के बेसिस में फर्क होता है। देखो ये ऐड करता चला जाएगा, और ऐड करने की डायरेक्शन देखो क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो पक्का से ऊपर वाला स्ट्रैंड का डायरेक्शन क्या होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, क्योंकि डीएनए इस डायरेक्शन में खुला है बेटा, आपको रीड भी इसी डायरेक्शन में करनी है, ठीक है। जिधर अनजिपिंग का डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में पढ़ते हो। देखो ऐड करता चला गया, यहां दोबारा से कोई प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए कंटिन्यूअस सिंथेसिस है, इसलिए स्ट्रैंड को लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर देखो क्या होगा, देखना, ये देखो यहां पर डीएनए टुकड़ों में बना है, फ्रैगमेंट्स में बन रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। क्यों बन रहा है, बार बार देखो प्राइमेज लगाना पड़ रहा है। ये प्राइमेज जब छोटा सा प्राइमर बना ले रहा है, अब जाकर के यहां पॉलीमरेज आएगा, पॉलीमरेज आ गया, अब डीएनए के बेसेस आएंगे, अब डीएनए के बेसेस आएंगे किस डायरेक्शन में, देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। तो पक्का से इस नीचे वाले का इधर से डायरेक्शन आप देख लेना, आपको मिल जाएगा। फिर देखो इतनी छोटी सी सीक्वेंस जब बना ले गया, तो फिर से प्राइमर को ऐड कराना पड़ा, बार बार ऐड कराना पड़ रहा है, ठीक है। देखो इस अब फिर से डीएनए के बेसिस आ रहे हैं, ये मल्टीपल टाइम ऐसा होते जाता है, दैट मींस बार बार डीएनए टुकड़ों में बनता है, दैट इज व्हाई ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर ऑब्टेन्ड। देखो फिर से आया, अब क्या होगा, ये सारे प्राइमर्स को हटाया जा रहा है, ठीक है, ये डीएनए पॉलीमरेज आया और प्राइमर को हटाया, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज आ रहे हैं, प्राइमर को हटा रहे हैं और उसकी जगह अपना नाइट्रोजन बेस ऐड कर रहे हैं, देख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ द रेप्लिकेशन गेट्स कंप्लीटेड। और जो भी ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको डीएनए लाइगेज के द्वारा ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपने देखा प्राइमर हटा, किसने हटाया, डीएनए पॉलीमरेज 1 में। अच्छा एक सेकेंड करेक्शन करना, हमने प्राइमर लिखा है, सेकेंड हटाते नहीं, डीएनए आरएनए प्राइमर्स आर रिमूव्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज 1 नॉट सेकेंड, सॉरी। उसके बाद जब हो गया काम कुम, तो इनको दोबारा से अनकॉइल कर दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ गए, दोबारा से कॉइलिंग हो गई, सो सिंपल है ना। तो अब मत घबराना, ये आप देख सकते हो, और ऐसे बहुत सारे और वीडियोस होंगे बेटा, आप जिससे भी कंफर्टेबल आप देख सकते हो। मैंने ये लगा कि इसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, दैट इज व्हाई आई हैव चोजन दिस वीडियो। आप और भी कोई वीडियो देख सकते हो, समझ सकते हो, बिकॉज एक बार आप देख लेते हो ना, तो आप पूरा विजुलाइज कर सकते हो और क्लियर हो जाता है, ठीक है। यस तो मैं आपको एक बार एनसीईआरटी भी रीड करा देती हूँ, ठीक है। अच्छा एक चीज एनसीईआरटी में और लिखा हुआ है, सबसे पहली बात, अगर आपसे पूछा जाए डिफरेंस बताओ लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड में, मैं आपको बताती हूं और आप लिखो, क्योंकि ये दोनों नए डीएनए हैं, तो नया डीएनए हमेशा कब बनता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसमें मत कंफ्यूज होना, हमेशा ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही बनेंगे, देख लो, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम बन रहा है, ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम बन रहा है। डिफरेंस क्या होता है इनके टेम्पलेट में, अगर आपसे पूछा जाए लीडिंग किस टेम्पलेट स्टैंड पर बनता है, तो लीडिंग जिस टेम्पलेट स्टैंड पर बनता है उसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है। लैगिंग जिस पे बनता है उस टेम्पलेट की पोलैरिटी क्या होती है, उस टेम्पलेट स्टैंड की पोलैरिटी होती है बेटा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। लीडिंग जिधर बनता है उसको हम कंटिन्यूअस सिंथेसिस कहते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जिधर कंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है उस टेम्पलेट की पोलैरिटी बताओ, तो ये बोलोगे। जिधर लैगिंग बनता है उधर डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है, और डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस वाले स्ट्रैंड का अगर डायरेक्शन पूछे तो 5 प्राइम 3 प्राइम। यहां पर कंटिन्यूअस क्यों होता है, क्योंकि यहां पर सिंगल प्राइमर से ही काम चल जाता है, एक ही प्राइमर लगा हुआ है तो बार बार प्राइमर ऐड नहीं करना पड़ता। अगर एक ही प्राइमर है दैट मींस एक ही बार डीएनए पॉलीमरेज 3 आते हैं और कैटेलाइज करते हैं, बार बार नहीं आने की जरूरत पड़ती। इसीलिए
इधर का जो स्पीड होता है वो फास्ट होता है रेप्लिकेशन का, पॉलीमराइजेशन का। यहां पर क्योंकि बार बार प्राइमर ऐड करना पड़ता है, बहुत सारे प्राइमर का इस्तेमाल लेते हैं। अभी आपको वीडियो भी दिखाया, बार बार प्राइमर आएगा तो बार बार डीएनए पॉलीमरेज थर्ड भी आएगा, देखा था ना, बार बार आकर के लग रहा था। ठीक है, बार बार आने की वजह से इधर की स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। यहां क्योंकि डिसकंटिन्यूअस होता है, यहां पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, वहां पर एज सच नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर डीएनए लाइगेज का इस्तेमाल होता है, वहां पर नहीं होता है। क्लियर हो गया सबको? यही एनसीईआरटी के एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में ये भी लिखा हुआ है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए वेक्टर वगैरह का इस्तेमाल, बट वो वेक्टर का इस्तेमाल तुम बायोटेक के चैप्टर्स में पढ़ोगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है उसमें है, हमारे बॉटनी में उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक और एनसीईआरटी का पैराग्राफ है ये, इसमें लिखा हुआ है 11th क्लास की बात है कि रेप्लिकेशन, अगर यूकैरियोट्स की में बात करें तो रेप्लिकेशन चलती है एस फेज में। एस फेज किसका पार्ट होता है बेटा, इंटरफेस। सेल साइकिल याद करो, पूरी की पूरी सेल साइकिल याद करो। एक आती है G1, एक होता है S, एक होता है G2 और एक होता है M। G1 S G2 इंटरफेस का पार्ट होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन यहां होता है। इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इस छोटे से स्टेप में होता है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए और सेल डिवीजन साइकिल शुड हाईली बी कोऑर्डिनेटेड। यस, क्योंकि रेप्लिकेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक कोई सेल साइकिल या डिवीजन में ना आए। अगर सेल डिवीजन में फेलियर हो गया तो डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट्स इनटू पॉलीप्लॉइडी, प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। ये एक तरीके की क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होती है। यू विल लर्न द डिटेल नेचर ऑफ ओरिजिन एंड द प्रोसेस अकरिंग एट दिस इन हायर क्लासेस। तुम्हें इसने में जाना नहीं है, ठीक है। So yes, this was all about DNA replication। ठीक है, DNA replication। अच्छा, ये देखो एक और चीज मुझे बताना था। आप ये देखो, ये हमारा लीडिंग स्ट्रैंड है और ये क्या है, ये दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड है। इस वाले स्ट्रैंड पे भी एक डीएनए बना है, इस वाले स्ट्रैंड पे भी एक डीएनए बना है। अब देखना, मैं तुम्हें डायरेक्शन समझाने वाली हूँ जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है। ध्यान से सुनना, फिर इसके बाद इसको एंड करेंगे क्योंकि वैसे भी बहुत लंबा लेक्चर हो चुका है। ठीक है, बहुत लंबा लेक्चर हो चुका है। अब आ जाओ, यहां पर देखो, अगर तुम इस स्ट्रैंड का टेम्पलेट का डायरेक्शन देखोगे तो क्या है, इट इज गोइंग 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब तुम पूछते हैं बच्चे कि मैम इसको ऊपर से पढ़ते 5 प्राइम टू 3 प्राइम, आप नीचे से ही क्यों पढ़ रहे हो? जिधर से अनजिपिंग होती है उधर से ही पढ़ना होता है। तुम नीचे से खोल रहे हो तो तुम नीचे से ही पढ़ोगे। तो क्या पढ़ोगे तुम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो कंटिन्यूअस सिंथेसिस किधर की तरफ हो रही है बेटा, किस स्ट्रैंड की तरफ, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस देखो, इसकी पोलैरिटी देखो, तो तुम बोलोगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो कंफ्यूज मत होना। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड याद रखना कि उनका क्या डायरेक्शन है, जिधर की तरफ लीडिंग बनती है और जिधर की तरफ लैगिंग बनती है। क्लियर हो गया? एक और डायग्राम दिखा देती हूँ आपको, कहीं कमी नहीं छोड़ेंगे। ये देखो, ये देखो। अब इन्होंने एक और चीज बताई है, ये एनसीईआरटी का नहीं है, मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है। डीएनए की अनजिपिंग की डायरेक्शन इधर ऐसे खुल रहा है, यहां से खुलना शुरू हुआ है और उधर की तरफ जा रहा है। तो तुम इसी डायरेक्शन में रीड करोगे। तो देखो तुम कैसे रीड करोगे, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। किसका डायरेक्शन है, उधर जिधर कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है, जिधर लीडिंग स्ट्रैंड की बात करते हैं। नीचे देखो, इधर से खुला है तो ये भी इधर से ही पढ़ोगे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्या बन रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, क्योंकि डीएनए अगर यहां पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहा है, ठीक है, क्योंकि दो स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं, तभी डीएनए की सिंथेसिस यहां से शुरू हुई है। तभी तो ये 5 प्राइम 3 प्राइम फिट बैठेगा, तभी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हो पाएंगी। क्योंकि ये वाला 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, देखो सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम कैसे जा रही है, तभी तो ये एंटी पैरेलल नेचर स्टैब्लिश कर पाओगे। इसीलिए कहते हैं क्योंकि डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाता है, इसीलिए टेम्पलेट वो कैसा चुनता है, जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन वाला हो। यहाँ का टेम्पलेट नीचे वाले का इधर से 3 प्राइम 5 प्राइम था, तो देखो डीएनए रेप्लिकेशन इधर से स्टार्ट होकर के उधर जा रही है। समझ में आया? मेहनत लगती है समझाने में, और तुम भी थोड़ा मेहनत करो समझने में। ठीक है जी? तो यस, वी आर डन विद द एनसीईआरटी। बेटा बहुत मेहनत की, मैडम का होने लगा है गला दर्द। ठीक है, और खुशी इस बात की है
कि फाइनली वी आर डन विद द डीएनए रेप्लिकेशन। एंड इसी तरीके से हम एनिमेशन वीडियो को और इस्तेमाल करेंगे ट्रांसक्रिप्शन भी समझने के लिए, एक्सप्रेशन ऑफ जीन। तो मैं कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। जो तुम लोग का सबसे टफ चीज़ लगती है ना, उसके लिए हमारे पास वीडियो है, वाई टू वरी। ठीक है, जब आप पीडब्ल्यू के साथ जुड़े हो तो इस आप सेशन को करते हैं समाप्त। ठीक है, तुम भी पूरे एनर्जी के साथ पढ़ना। अगर थक जाओ बीच में, बड़ा लेक्चर है और होगा भी बेटा, बिकॉज आई कांट कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी। लेक्चर प्लानर से भी अडेयर करना है, आपको सारा कंटेंट भी देना है, तो आप टेक रेस्ट, टेक कॉफ़ी ब्रेक, अगले दिन कर लेना, बट ज़रूर कंप्लीट कर। तो नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे, होमवर्क जो दिया है वो ज़रूर करना। सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।